जय हिंद दोस्तों। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में बुंदेलखंड और पूर्वांचल के बारे में पढ़े थे। उसी की कड़ी में आज हम जो है उत्तर प्रदेश के पश्चिमांचल मतलब कि वेस्टर्न यूपी के बारे में पढ़ेंगे और मध्यांचल यानी कि सेंट्रल यूपी के बारे में। इन चारों का कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे। तो उसी कड़ी में हम पहले देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं इन चारों जोन्स में। उत्तर प्रदेश को हम आर्थिक और सामाजिक आधार पे और ज्योग्राफिकल फिनोमेना के आधार पे चार मेजर भागों में बांट सकते हैं। वो चारों भाग हैं आपके पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल एंड बुंदेलखंड। इन चारों के बारे में हम एक कंपैरेटिव स्टडी देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ए ग्लेंस ऑन रीजनल डिस्पैरिटी इन उत्तर प्रदेश। ए ग्लेंस ऑन रीजनल डिस्पैरिटी इन उत्तर प्रदेश, ये आज का हमारा टॉपिक है। यानी यूपी के जो चारों मेजर जोन्स हैं, पश्चिमी यूपी, पूर्वी यूपी और मध्य यूपी और बुंदेलखंड रीजन, इन चारों में क्या डिफरेंसेस हैं डेवलपमेंट के मामले में, कौन सा एरिया किससे कितना बैकवर्ड है किसी पार्टिकुलर इंडिकेटर्स में। तो हमने कुछ इंडिकेटर्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए और उसी के पैमाने पे हम असेस करते हैं कि कोई एरिया प्रॉस्पेरस है, कोई एरिया बैकवर्ड है, किस पार्टिकुलर इंडिकेटर्स में कौन सा रीजन ज़्यादा बैकवर्ड है, कौन सा रीजन फॉरवर्ड है। तो आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा ए ग्लेंस ऑन रीजनल डिस्पैरिटी इन उत्तर प्रदेश। पहले नंबर में देखते हैं पॉपुलेशन। ये पूर्वांचल का मतलब ईस्टर्न यूपी, पश्चिमांचल का मतलब वेस्टर्न यूपी, मध्यांचल का मतलब कि सेंट्रल यूपी, बुंदेलखंड से तात्पर्य हमारा बुंदेलखंड का रीजन। अब इनके पॉपुलेशन के बारे में देखें। फर्स्ट नंबर पे हमारा जो है ये पॉपुलेशन के मामले में पूर्वांचल एरिया है। यहाँ पे 40% जनसंख्या रहती बसती है यूपी की। सेकंड नंबर में पॉपुलेशन के मामले में पश्चिमी यूपी है, जिसको वेस्टर्न यूपी भी कहते हैं। वेस्टर्न यूपी की पूरी यूपी की 37% जनसंख्या वेस्टर्न यूपी में रहती है। ऐसे ही थर्ड नंबर पे पॉपुलेशन के मामले में मध्यांचल का रीजन है, जहां पे पूरे यूपी की 18% जनसंख्या रहती है। उसके अलावा बुंदेलखंड ये फोर्थ नंबर है। यहाँ यूपी की सबसे कम जनसंख्या रहती है, जो कि 4 से 5% जनसंख्या यूपी की बुंदेलखंड के एरिया में रहती है। अब एरिया का देखते हैं कि किस एरिया, कौन सा रीजन कितने बड़े एरिया में आकार में फैला हुआ है। फर्स्ट नंबर में पूर्वांचल है, जो कि पूरे यूपी के 35% एरिया पे फैला हुआ है। ये पूरे यूपी के 35% एरिया पे आपका पूर्वांचल फैला हुआ है। वहीं पे पश्चिमी यूपी को देखते हैं, ये पूरे यूपी के मात्र 33% एरिया पे फैला हुआ है। यानी सेकंड रैंक है इसका एरिया के मामले में। एरिया कवर्ड बाय द पश्चिमी यूपी इज अप्रोक्सीमेटली 33% ऑफ उत्तर प्रदेश ज्योग्राफिकल एरिया या उत्तर प्रदेश टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। इट रैंक्ड एज सेकंड इन टर्म्स ऑफ द एरिया। मध्यांचल या सेंट्रल यूपी एरिया के मामले में इसका तीसरा रैंक है, थर्ड रैंक है। ये पूरे यूपी का मात्र 19% एरिया पे फैला हुआ है। उसके अलावा आपका बुंदेलखंड, जो कि पूरे यूपी के मात्र 12% एरिया पे ये फैला हुआ है, इसका रैंक फोर्थ है। नेक्स्ट आपका है पॉपुलेशन डेंसिटी। पूर्वांचल में सबसे ज्यादा डेंसिटी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका पश्चिमांचल है। पश्चिमांचल में जो डेंसिटी के मामले में सेकंड रैंक है। थर्ड रैंक आपका मध्यांचल है। मध्यांचल में आपका डेंसिटी जो है तीसरे नंबर पे है। फोर्थ नंबर पे आपका बुंदेलखंड है। तो अब देखते हैं कि पूर्वांचल, सेकंड में आपका पश्चिमी यूपी और थर्ड नंबर पे आपका मध्य यूपी और फोर्थ नंबर पे आपका बुंदेलखंड। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो पॉपुलेशन, एरिया, डेंसिटी। क्या है? पॉपुलेशन, एरिया, डेंसिटी। इन तीनों इंडिकेटर्स में, ये पॉपुलेशन हो गया, ये एरिया हो गया, ये डेंसिटी हो गया।
इन तीनों इंडिकेटर्स में सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। पहले नंबर में पूर्वांचल है, सेकंड नंबर में आपका पश्चिमी यूपी है, थर्ड नंबर में आपका मध्यांचल है, फोर्थ नंबर पे बुंदेलखंड है। और इसी सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए हमने इन जोन्स को लिखा ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो पॉपुलेशन, एरिया और डेंसिटी, इन तीनों के मामले में ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, यानी सबसे ज्यादा जो है पॉपुलेशन पूर्वांचल में, सबसे बड़ा एरिया पूर्वांचल का, सबसे ज्यादा डेंसिटी पूर्वांचल की। पश्चिमांचल जो है ये सेकंड नंबर में है तीनों में, मध्यांचल थर्ड नंबर पे है, सबसे कम जो है पॉपुलेशन बुंदेलखंड की, सबसे छोटा एरिया बुंदेलखंड का, सबसे कम डेंसिटी आपकी बुंदेलखंड की। यानी बुंदेलखंड जो है इस पार्सली पॉपुलेटेड है। आपका पूर्वांचल डेंसली पॉपुलेटेड है, ऐसा भी कह सकते हैं, या मोस्ट डेंसेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉप इंटेंसिटी या क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉप इंटेंसिटी से तात्पर्य क्या होता है कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय द नेट सोन एरिया मल्टीप्लाइड बाय द 100। यानी कि टोटल किसी एक एग्रीकल्चर वाली खेती की जाने वाली जमीन को एक साल में कितने बार उस पे खेती होती है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि किसी भी खेती की जाने वाली जमीन पर एक साल में कितने बार फसल उगाई जाती है, कितने बार उस पे खेती होती है, तो उसको कहते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी। सपोज दैट 1 हेक्टेयर लैंड है या 1 बीघा लैंड है, तो 1 बीघा लैंड में एक साल में कम से कम एक बार खेती तो होनी ही चाहिए। अगर किसी एरिया में 2 बार होती है तो इसको कहा जाएगा कि 200%। ऐसे 1 बीघा लैंड में अगर आप 1.5 बार करते हैं तो कहा जाएगा 150%। इसी को कहते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी। यानी कि किसी एक पार्टिकुलर एग्रीकल्चर वाली लैंड पे कितनी बार फसल बोई जाती है एक साल में, या किसी पार्टिकुलर एग्रीकल्चर लैंड पे कितनी बार वहां पे उगाया जाता है फसल एक साल में, या कितनी बार खेती की जाती है एक साल में, तो इसी कहते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी के मामले में पश्चिमी यूपी फर्स्ट नंबर पे है। यहां पर 167% जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो ये 180 से 90% क्रॉपिंग इंटेंसिटी हरियाणा की है। जबकि पंजाब की अगर बात की जाए वो भी 180 से 90% क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। यानी अप्रोक्सीमेट एक साल में हर खेत को वो 2 बार यूज करते ही करते हैं। सेकंड नंबर जो है आपका पूर्वी यूपी है। पूर्वी यूपी में आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी 166% है। थर्ड नंबर में आपका जो है मध्यांचल है, यहां पे क्रॉपिंग इंटेंसिटी 157% है। वहीं पे फोर्थ रैंक आपका जो बुंदेलखंड है, यहां पे क्रॉपिंग इंटेंसिटी 143% है। तो सबसे कम खेती होती है किसी पार्टिकुलर एकर ऑफ लैंड पे तो बुंदेलखंड में, और सबसे ज्यादा इंटेंस खेती अगर कहीं होती है तो आपका पश्चिमी यूपी में होती है। कहने का तात्पर्य है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखते हैं कि मार्जिनल फार्मर को खाली कंसीडर कर रहे हैं यहां पे लैंड होल्डिंग में। लेस देन 1 हेक्टेयर क्या है? लैंड होल्डिंग लेस देन 1 हेक्टेयर। कितने किसान ऐसे हैं जो कि 1 हेक्टेयर से कम जो है खेत पर बो रहे हैं या खेती करते हैं? कितने किसान ऐसे हैं जिनके पास खेती 1 हेक्टेयर से कम है? खाली इसी बात को ध्यान पे इंडिकेटर्स में कंसीडर कर रहे हैं। तो इस मामले में पूर्वांचल में ऐसे 84% या मोटी मोटी बात ले ली जाए कि पूर्वांचल में 85% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की खेती है। यानी ज्यादातर मार्जिनल फार्मर कहां पे हैं? पूर्वांचल में हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्टली मार्जिनल फार्मर्स इन पूर्वांचल रीजन। पूर्वांचल रीजन में खेती का आकार बहुत छोटा है। 1 हेक्टेयर से कम खेती करने वाले किसानों की जनसंख्या यहां पे 84 से 85% है, जबकि 1 हेक्टेयर से कम एरिया पे खेती करने वाले किसानों की जनसंख्या बुंदेलखंड में 54% ही किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड है। बाकी यानी
45% किसान या 40% बुंदेलखंड के किसान ऐसे हैं कि उनके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है। तो उनके यहाँ खेत का आकार सबसे बड़ा है। कहने का तात्पर्य है सबसे छोटा खेत का आकार आपका पूर्वांचल का हो जाएगा, सबसे बड़ा खेत का आकार आपका बुंदेलखंड का हो जाएगा। अब ले लेते हैं लिटरेसी। उत्तर प्रदेश की जो अपनी लिटरेसी है, ऑरेंज लिटरेसी, पूरे उत्तर प्रदेश की 67-68 है। कितना है? 67-68। और बीच में दशमलव लगा दीजिए या पॉइंट्स लगा दीजिए। जैसे 67.68%, तो 67-68 हो जाएगा। तो 67.68 ये आपका पूरे उत्तर प्रदेश की ऑरेंज लिटरेसी रेट है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे लिटरेट एरिया कौन सा है? अब यहां पे रिवर्स हम बैकफायर हो रहा है, रिवर्स चलेंगे। सबसे ज्यादा लिटरेट एरिया जो है आपका ये है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड की लिटरेसी 69% है। उत्तर प्रदेश की 67% है। तो उत्तर प्रदेश से यानी उत्तर प्रदेश का जो ऑरेंज है उससे ज्यादा है बुंदेलखंड की लिटरेसी रेट। सेकंड नंबर पे आपका मध्यांचल है यानी सेंट्रल यूपी, वहां की लिटरेसी अप्रोक्सीमेटली 68% है। तो मध्य यूपी की या सेंट्रल यूपी की लिटरेसी रेट भी उत्तर प्रदेश के ऑरेंज लिटरेसी रेट से ज्यादा है, हाई है। थर्ड नंबर में आपका पश्चिमी यूपी है। यहां पे लिटरेसी रेट जो यूपी का जो ऑरेंज लिटरेसी रेट है उससे थोड़ा सा कम है, तो 67.47%। पश्चिमी यूपी की लिटरेसी रेट स्टेट यानी उत्तर प्रदेश के ऑरेंज लिटरेसी से थोड़ा सा कम है, 67.47। बट पश्चिमी यूपी की लिटरेसी रेट आपकी पूर्वी यूपी से कहीं ज्यादा है। तो ये 67.4 है और ये 67.47 है। तो इसका मतलब कि लिटरेसी के मामले में हमको रिवर्स गियर लगाना होगा। रिवर्स गियर का मतलब कि हम जिसे बाकी डेटा को मैंने उस साइड से आपको कहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक होगा, ऐसे यहां पे रिवर्स गियर लगा दीजिए। इस तरह से मैंने इसको डिजाइन किया कि देखिए बुंदेलखंड सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, दूसरे नंबर पे मध्यांचल है, तीसरे नंबर पे आपका पश्चिमांचल है और फोर्थ नंबर पे पूर्वांचल है। पूर्वांचल सबसे कम पढ़ा लिखा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये बात नोट कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के सबसे कम लिटरेसी रेट वाले डिस्ट्रिक्ट यानी सबसे ज्यादा इलिटरेसी, सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग, ऐसे कहिए सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के डिस्ट्रिक्ट्स में ही हैं। सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं। इस तरह से मैंने लिखा मिनिमम लिटरेसी आल्सो रिकॉर्डेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ईस्ट यूपी। ईस्ट यूपी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहीं पे हम सबसे जो है मिनिमम लेवल पे लिटरेसी रेट को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि देखिए श्रावस्ती सबसे कम पढ़ा लिखा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का कहां पे है? ईस्ट यूपी में श्रावस्ती की लिटरेसी 40% है। यहां पे मात्र 40% लोग पढ़े लिखे हैं। उससे कुछ ज्यादा बहराइच है, उसी का कांटीगुअस जो है डिस्ट्रिक्ट है, बगल वाला डिस्ट्रिक्ट बहराइच है। बहराइच का ही पहले हिस्सा हुआ करता था श्रावस्ती, बाद में उसको काट करके अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। बहराइच की जो है आपका 49% लिटरेसी है, जो कि श्रावस्ती से दूसरे नंबर पे है। यानी 49% का मतलब कि श्रावस्ती से थोड़ा सा ज्यादा पढ़े लिखे लोग बहराइच में हैं। बलरामपुर तीसरे नंबर में लिटरेसी के मामले में है, यानी कि लोवेस्ट लिटरेसी के मामले में थर्ड रैंक जो है आपका बलरामपुर का है, जो कि बहराइच से भी थोड़ा सा ज्यादा है, बट ये भी 49% समथिंग होगा, दशमलव में होगा। तो सबसे कम पढ़े लिखे लोग श्रावस्ती पे हैं, उसके बाद सबसे कम पढ़े लिखे लोग बहराइच में हैं, उसके बाद बलरामपुर में हैं। और ये एक यूनिक फीचर है कि सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स ये कांटीगुअस हैं, जो कि ट्राइब बेल्ट्स हैं, और आपके ईस्टर्न यूपी में अवध बोलने वाले एरियाज में ये डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं। एचडीआई के मामले में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुअर या वर्स्ट कंडीशन एचडीआई में यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये पूर्वांचल का ही है। और पूर्वांचल में यही जो कांटीगुअस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जब हम जीडीपी की बात करेंगे उसमें भी यही सबसे पुअर हैं। एजुकेशन, लिटरेसी, हेल्थ और आपका लाइवलीहुड या लिविंग स्टैंडर्ड, किसी भी पैमाने पे हम नाप लें तो पूर्वांचल का सबसे वर्स्ट कंडीशन है, सबसे बुरी दयनीय स्थिति है।
और उसमें ये भी देखा जाता है कि जो वहां की ये कॉन्टिगुअस डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी सबसे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन है लिटरेसी या किसी भी पार्टिकुलर इंडिकेटर्स के मामले में। नेक्स्ट क्या है, पावर्टी। पावर्टी में मुझे एक डेटा मिल गया था मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स का, जो कि 2021 का था। तो MPI यानी मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, इसको तैयार करता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI, ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। किसके अलायंस में, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये दोनों मिलकर करके मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स हर साल जारी करते हैं। 2021 का जो मुझे डेटा मिला उसके मुताबिक मैंने वही पॉइंट जो अभी आपको बताया लिटरेसी के मामले में सेम कंडीशन देखा कि ईस्टर्न यूपी के लोगों की मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स में सबसे बुरी या दयनीय स्थिति है पूर्वांचल के लोगों की। और सबसे वर्स्ट परफॉर्मर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी वही बहराइच, बलरामपुर और गोंडा वाला जो बेल्ट है उसी एरियाज के ही हैं। तो हम इसको कह सकते हैं टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर, वो डिस्ट्रिक्ट्स जिनका सबसे ज्यादा जो है रैंक है पॉवर्टी के मामले में, यानी सबसे ज्यादा पुअर किस डिस्ट्रिक्ट में यूपी में पाए जाते हैं, तो पूर्वांचल के एरियाज में। अब वो डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं, नंबर 1 पे बहराइच। बहराइच में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के मुताबिक 54% लोग पुअर हैं। दूसरे नंबर में श्रावस्ती, श्रावस्ती के 49% लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। बलरामपुर, बलरामपुर के 41% लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। इस तरह से टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर। बहराइच, बहराइच जो है आपका 54% लोग यहाँ पे मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। श्रावस्ती में 49% लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर। बलरामपुर में 41% लमसम जो है लोग वहां के मल्टी डायमेंशनली पुअर। नेक्स्ट आपका जो है ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट की जीडीपी को पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना जीडीपी के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट की जीडीपी में किस डिस्ट्रिक्ट की जीडीपी ज्यादा अच्छी है, किस डिस्ट्रिक्ट की जीडीपी सबसे ज्यादा वर्स्ट है या खराब है, तो इसमें देखते हैं। तो मैंने उसी को इस तरह से कहा कि ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीडीपी, हर डिस्ट्रिक्ट की जीडीपी में क्या क्या रैंक है एट करंट प्राइसेस। 2021-22 का डेटा है। तो इसमें देखिए पहले नंबर में आपका पश्चिमांचल है। यहां पे डिस्ट्रिक्ट की जो जीडीपी है 9.44 लाख करोड़ है। सबसे अच्छी कंडीशन अगर कहीं की है डिस्ट्रिक्ट जीडीपी के मामले में तो ये आपका पश्चिमांचल एरिया है। तो पश्चिमांचल वाले जोन के डिस्ट्रिक्ट जीडीपी कितनी है, 9.44 लाख करोड़। एलसी का मतलब लाख करोड़, लाख करोड़ यानी 9 लाख करोड़ डिस्ट्रिक्ट जीडीपी है आपकी पश्चिमांचल वाले डिस्ट्रिक्ट्स की। सेकंड नंबर में आपका पूर्वांचल के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पूर्वांचल के डिस्ट्रिक्ट्स में जो जीडीपी है पर डिस्ट्रिक्ट जीडीपी वो 5 लाख करोड़ है या 5.37 लाख करोड़। एलसी का मतलब लाख करोड़। तो सेकंड नंबर में पूर्वांचल का डिस्ट्रिक्ट है। यहां पे इस एरिया के डिस्ट्रिक्ट की जो जीडीपी है वो अप्रोक्सीमेटली 5 लाख करोड़ है। ये सेकंड रैंक पे है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है थर्ड रैंक पे, ये मध्यांचल का एरिया है। यहां पे डिस्ट्रिक्ट की जीडीपी 3.36 लाख करोड़ है। तो थर्ड रैंक पे आपका मध्यांचल या सेंट्रल यूपी है, जिसकी डिस्ट्रिक्ट की जो जीडीपी है वो 3 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली है। सबसे वर्स्ट कंडीशन, सबसे बुरी या दयनीय स्थिति डिस्ट्रिक्ट जीडीपी के मामले में बुंदेलखंड के एरियाज की है। बुंदेलखंड में जो है 99,029 करोड़, मात्र ये हजार में आ जा रहा, बाकी सारे के सारे लाख करोड़ में थे, ये हजार में करोड़ है। तो 99,029 99029 करोड़ ये फोर्थ रैंक है। तो 99,029 करोड़ आपका डिस्ट्रिक्ट जीडीपी के मामले में बुंदेलखंड का रैंक है चौथा। देखिए ये जो ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये किसी पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या किसी पार्टिकुलर रीजन की प्रोडक्शंस को दर्शाता है कि उस डिस्ट्रिक्ट का आउटपुट लेवल क्या है, उस डिस्ट्रिक्ट में आउटपुट क्या है, उस डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्शन का लेवल क्या है। एक पार्टिकुलर रीजन, एक पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का आउटपुट, एक पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का
वैल्यू एडिशन या प्रोडक्शन लेवल क्या है। एक होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट होता है ये लिविंग स्टैंडर्ड को शो करता है कि किसी पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। तो मतलब कि इंडिविजुअल की लिविंग स्टैंडर्ड, तो इंडिविजुअल की लिविंग स्टैंडर्ड को ये आपका डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट शो करता है। ये लाइवलीहुड को दर्शाता है किसी पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। ये प्रोडक्शन को किसी पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के, और किसी ये वाला जो है किसी पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के इंडिविजुअल्स का क्या लिविंग स्टाइल है, कितना रुपये वो खर्च करता है लिविंग पे, लाइवलीहुड कैसा है, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट ये हमारा नेक्स्ट है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपका पश्चिमी यूपी फर्स्ट नंबर पे बना हुआ है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट के मामले में सेकंड नंबर में आपका मध्यांचल है, थर्ड नंबर में आपका बुंदेलखंड है, फोर्थ नंबर में आपका पूर्वांचल है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो एक सर्वे मैंने पढ़ा कहीं पे, उसमें जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट है, पूरे यूपी के टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट के मामले में टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में 7 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट यूपी के ही हैं रैंक्स में। दूसरे नंबर पे 2 डिस्ट्रिक्ट कानपुर लखनऊ आपका मध्यांचल के हैं। ओनली यहां पे जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट जो है आपका बुंदेलखंड का है, जालौन की कौन सा, ओनली जो है एक डिस्ट्रिक्ट जो है जो कि आपका टॉप 10 में बुंदेलखंड का, जो कि 9वां या 10वें रैंक का जो डिस्ट्रिक्ट है, तो बुंदेलखंड का एक डिस्ट्रिक्ट था। पूर्वांचल का कोई भी डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 में नहीं आता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट के मामले में। फिर से मैं कहता हूं, पूर्वांचल का कोई भी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट के मामले में टॉप 10 में नहीं आता है। अब टॉप बॉटम में, अब टॉप 10 के अलावा बॉटम 10 की बात करते हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट के मामले में बॉटम 10 डिस्ट्रिक्ट कहां कहां के हैं। बॉटम 10 डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो ये पूर्वांचल के ही डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी बॉटम 10 डिस्ट्रिक्ट में रैंकिंग है आपके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट के मामले में। यानी नीचे से अगर 10 डिस्ट्रिक्ट को देखा जाएगा, सबसे वर्स्ट कंडीशन अगर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट के मामले में किसी का है तो 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट पूर्वांचल के ही पाए गए। सबसे बढ़िया और बेस्ट कंडीशन अगर देखा जाए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट के मामले में तो आपके पश्चिमी यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट को पाए गए। 2 डिस्ट्रिक्ट आपके मध्यांचल का था जिसमें कानपुर लखनऊ था, और एक डिस्ट्रिक्ट आपका जो है जालौन उर्वी यूडी टाइप जो है बुंदेलखंड का था। और टॉप 10 में पूर्वांचल का कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं था डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट के मामले में। जब हमने बातें की बॉटम यानी कि नीचे से जो सबसे वर्स्ट कंडीशन में 10 डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट के मामले में पूर्वांचल के 10 के 10 थे, बाकी किसी एरिया के नहीं थे, सारे के सारे पूर्वांचल के ही थे। अगला हमारा जो टॉपिक इसी से संबंधित है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। 2030 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ। यह है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में हुआ था। इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 50% यानी 45%, 50% से थोड़ा सा में यानी 45% टोटल इन्वेस्टर्स का जो प्रपोजल आया था 33 लाख करोड़ का। उस 33 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट में से यूपी में 45% का प्रपोजल मात्र वेस्टर्न यूपी के लिए गया था। तो फर्स्ट रैंक पे इन्वेस्टमेंट के मामले में जो इन्वेस्टर का प्रपोजल था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2023 में हुआ था, उस वाले प्लेटफॉर्म पे सारे इन्वेस्टर ने 45% इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल आपके मात्र पश्चिमी यूपी के लिए दिया था। जबकि सेकंड नंबर पे आपका पूर्वांचल था जहां पे 29% जो है इन्वेस्टमेंट्स का प्रपोजल गया था। सेकंड रैंक है, यानी इन्वेस्टर की सेकंड चॉइस क्या है, इस वाले रैंक में पूर्वांचल हो जाएगा। थर्ड नंबर में आप देखेंगे तो ये मध्यांचल पे थर्ड नंबर पे जो है ये इन्वेस्टर्स का जो है चॉइस था 13% जो कि गया था। फोर्थ नंबर में 13% या उससे थोड़ा सा कम आपका बुंदेलखंड का था। तो 13-13 यानी कि तीसरा चौथा मान लेते हैं। पहला रैंक जो है आपका पश्चिमी यूपी का ही था। तो फर्स्ट रैंक जो है इन्वेस्टर्स चॉइस या इन्वेस्टमेंट्स का प्रपोजल जो प्रस्तावित हुआ था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, ये आपका पश्चिमी यूपी है।
पश्चिमी यूपी में 45% इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल गया। दूसरे नंबर में आपका सेकंड रैंक जो है आपका कहां का था, ये पूर्वी यूपी है जो कि 29% है। नेक्स्ट पॉइंट आपका पश्चिमी यूपी का थर्ड रैंक मान लेते हैं हम लोग। और नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है फोर्थ रैंक समझ लेते हैं कहां का है ये। फोर्थ रैंक आपका जो है बुंदेलखंड का था। अर्बनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड एरिया कौन सा है, कौन सा जोन है, और सबसे कम अर्बनाइज्ड कौन सा है। पश्चिमी यूपी इसमें टॉप पे बना हुआ अर्बनाइजेशन के मामले में। यहाँ पे 31% जो है अर्बनाइजेशन है। कितना है? 31% जो है अर्बनाइजेशन, यानी कि जो नेशनल एवरेज है, यानी इंडिया का जो नेशनल एवरेज है इंडिया का अर्बनाइजेशन के मामले में, यानी कितने परसेंट पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में इंडिया में रहती है, तो ये 31% रहती है। तो ये नेशनल एवरेज के इक्वल है। पश्चिमी यूपी नेशनल एवरेज के इक्वल जो है अर्बनाइजेशन के मामले में है, मतलब 31%। सेकंड नंबर में आपका सेंट्रल यूपी है अर्बनाइजेशन के मामले में, क्योंकि जो लखनऊ कानपुर जैसे बड़े बड़े शहर यही पड़ते हैं सेंट्रल यूपी में, इसलिए सेकंड रैंक है जो कि 25% अर्बनाइजेशन है यहाँ पे। थर्ड रैंक आपका बुंदेलखंड है, जहाँ पे कि अर्बनाइजेशन आपका 22% है। 22% का मतलब कि 22% थर्ड रैंक बुंदेलखंड है, क्योंकि यहाँ पे एरिया कम है और बहुत बड़ा शहर इनके पास एक झांसी है, जिसकी वजह से ये 22% है, थर्ड रैंक है अर्बनाइजेशन के मामले में। अर्बन पॉपुलेशन अगर हम बात करते हैं पूर्वांचल में तो फोर्थ रैंक है, मात्र ये 12% ही अर्बनाइज्ड है। अगर हम अर्बन पॉपुलेशन की बात करते हैं कि सबसे कम अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट में, तो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट आपके पूर्वांचल के ही होंगे, जैसे कि आपका बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, यही सब डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे कम अर्बनाइज्ड हैं। यानी इन डिस्ट्रिक्ट्स की रूरल जनसंख्या सबसे ज्यादा है कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स। तो अर्बनाइजेशन में सबसे वर्स्ट कंडीशन, सबसे कम अर्बनाइज्ड अगर कोई जोन है तो आपका पूर्वांचल है। ये मात्र 12% अर्बनाइज्ड है। सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड है आपका ये आप पश्चिमी यूपी है, जो कि 31% है। ये डेटा और फैक्ट थे। आप इसको 2 राउंड 3 राउंड अगर रीडिंग लगा लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको मेमोराइज हो जाएगा। और अगर कहीं पे कंपैरिजन पूछा या डाइवर्सिटी पूछा, यूपी की जो है रीजनल डिस्पैरिटी के बारे में, रीजनल इम्बैलेंसेस के बारे में अगर कहीं टॉपिक्स में क्वेश्चन आता है, तो आपको इन्हीं पॉइंट्स को लिखना होगा और उसको आपको बताना होगा कि किस किस एरिया में, किस किस जोन में, किस किस पार्टिकुलर इंडिकेटर्स पे, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, इंडिकेटर्स हैं। इन इंडिकेटर्स को मैंने ऐसे चुन लिया कि देखा कि डेमोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि उत्तर प्रदेश की क्या हालत है, क्या कंडीशंस है। तो हर रीजन की अलग अलग यूनिक आपके फीचर्स हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, और इसी को हम कह सकते हैं कि एक ग्लेंस ऑन रीजनल डिस्पैरिटी इन उत्तर प्रदेश। अब हम यहीं पे अपने टॉपिक्स को विराम देते हैं और इसी से संबंधित हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका जो है ये वेस्टर्न यूपी। हम इससे पहले जो लास्ट क्लासेस हमारी हुई थी उसमें हमने पढ़े थे इसके बारे में, क्या कहते हैं, बुंदेलखंड, बैकवर्डनेस ऑफ बुंदेलखंड। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम पढ़ चुके हैं बैकवर्डनेस ऑफ पूर्वांचल, यानी कि पूर्वी यूपी का पिछड़ापन। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो वेस्टर्न यूपी का जो है प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि के कारण क्या है। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रॉस्पेरिटी ऑफ वेस्टर्न यूपी या पश्चिमांचल के जो है प्रॉस्पेरिटी या उसके फलने फूलने या डेवलप्ड होने के कारण क्या है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉजेज अबाउट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ वेस्टर्न यूपी, व्हाट आर द मेजर फैक्टर फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। वेस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न यूपी के प्रॉस्परस होने के कारण क्या क्या हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वेस्टर्न यूपी में समस्याएं क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, वहाँ की जो अपनी लोकल समस्याएं हैं उससे रिलेटेड। तो इन दोनों टॉपिक्स में हम डिबेट या डिस्कशन अभी करेंगे। और ये टॉपिक हमें लगता है कि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं डायमेंशंस में आपको किसी ना किसी एंगल से घुमा करके अपने पॉइंट्स को इनपुट बना करके लिख लेने हैं। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया प्रॉस्पेरिटी ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश या पश्चिमांचल, कह सकते हैं हम वेस्टर्न यूपी।
वेस्टर्न यूपी। वेस्टर्न यूपी की अगर बात की जाए तो पहले हम जान लें कि ये एरिया कहाँ पे लोकेटेड है, इस एरिया की क्या अपनी इंपॉर्टेंस है, क्या स्ट्रेंथ है इस एरिया की। तो उसी को सिस्टमेटिक है, अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ की पूरी लाइफ लाइन जो है किस पे निर्भर करती है, गैंजेस पे। इस रीजन को हम किसके नाम से जानते हैं, वेस्टर्न यूपी पूरी की पूरी जो है गैंजेस के नाम से जानी जाती है। तो सैक्रेड गैंजेस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ का, और इसी के नाम से हम इसको जानते हैं। इसमें कुछ सब इसमें जो मेजर बोलियां हैं यहाँ की, वो हैं आपकी जैसे कि खड़ी बोली यहाँ बोली जाती है, खड़ी बोली। उसके अलावा खड़ी बोली के अलावा यहाँ पे ब्रज बोली जाती है। फिर यहाँ पे जो रोहेलखंड का जो बेल्ट है, रोहेलखंड का जो मैदान कहलाता है, रोहेलखंड प्लेन। रोहेलखंड प्लेन भी कहीं ना कहीं आपके वेस्ट यूपी में पड़ता है। वेस्टर्न यूपी में पूरी एक तरह से अलूवियल सॉइल है, फर्टाइल लैंड्स हैं, वाटर वगैरह की समस्याएं कम हैं, क्योंकि रिवर जो है पेरिनियल्स हैं, और वेल डेवलप्ड इंटरलिंक्ड जो है कैनाल सिस्टम है। इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर का बहुत ही एडवांस है, गांव गांव खेत खेत में वेल कनेक्टेड पावर सप्लाई है। लोगों के पास गवर्नमेंट की सब्सिडी का सबसे ज़्यादा फायदा भी इसी इलाके के लोग उठाते हैं। तो अब हम सिस्टमेटिक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न यूपी के बारे में। वेस्टर्न यूपी की जो एक तरह से सबसे इंपॉर्टेंस अगर कोई चीज रखती है, हिस्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाएगा, धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, वहां की लाइफ लाइन भी कहा जाएगा, क्योंकि कैनाल, इरिगेशन, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री के लिए वाटर सब कुछ किस पे है, रिवर गंगा पे है। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है द सैक्रेड रिवर Ganges is the physical and spiritual. The sacred river Ganges is the physical and spiritual lifeline of the Western UP. Lifeline of वेस्टर्न यूपी। वेस्टर्न यूपी में जो ये रिवर गंगा है, उसका एक फिजिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस भी है। फिजिकल इंपॉर्टेंस से तात्पर्य क्या है कि जैसे इरिगेशन, पोर्टेबल वाटर, इंडस्ट्री के लिए वाटर, और उसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो इसका फिजिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है एज ए रिवर फिजिकल मतलब एज ए रिवर, क्योंकि इससे ये लोग क्या क्या यूज होता है। नंबर 1 पे देखते हैं हम क्या है यहाँ पे यूजेबल चीज, इरिगेशन ये लोग कर सकते हैं इसके लिए। ये ड्रिंकिंग वाटर जो हाउस होल्ड सप्लाई है उसका भी बहुत बड़ा यूज होता है, और उसके अलावा इंडस्ट्रियल यूज जो है इस बहुत ज्यादा है। गंगा रिवर पे आप देखेंगे जो कैनाल्स हैं उस पर छोटे छोटे स्मॉल हाइडल प्लांट्स बहुत सारे, तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस की बात की जाए इसकी, तो रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से रिलीजन की लोगों की अपनी आस्थाएं हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेले हैं जो वहाँ की इकोनॉमी को रन करते हैं। जो कांवड़ यात्रा होती है वो पूरे वेस्टर्न यूपी से ही मूवमेंट उसका होता है, मोबिलिटी होती है, जिसके कारण पूरी की पूरी इकोनॉमी को रन किया जाता है उससे, और 2 से 3 महीने की जो इकोनॉमी है उस पर निर्भर हो सकती है, और बहुत बड़ा सोर्स है इनकम का लोगों का। तो ये स्पिरिचुअल, क्योंकि पूरे इंडिया से या बहुत सारी जगहों से लोग उसी पार्टिकुलर वही रूट ही है, उधर से ही उन लोगों को जाना होता है वहाँ पे क्या कहते हैं कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार, तो रूट्स वही है। तो ये इनकम का भी बहुत बड़ा सोर्स है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम इनकम। ठीक है, तो एक तो धर्म है, उसके अलावा रिलीजियस जो सेरेमनीज या फंक्शंस या मेलास, फेयर्स, फेस्टिवल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की इनकम को भी बूस्ट करते हैं। क्या करते हैं, इनकम को भी बूस्ट करते हैं। तो इसको इस तरह से कहा जाता है द सैक्रेड रिवर गंजेस इज द फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लाइफलाइन ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है,
यानी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस रिवर की, क्योंकि ये रिवर को आप खाली एक एंगल से धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं दे सकते, और उसके अलावा बहुत सारी इसकी अपनी लोकल लेवल पे भी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए जो वेस्टर्न यूपी है वो अप्रोक्सीमेट 26 डिस्ट्रिक्ट्स पे जो है आधारित है। कितने डिस्ट्रिक्ट्स में? 26 डिस्ट्रिक्ट्स में। कहीं कहीं पे 28 भी रहता है, कहीं उससे ज्यादा भी रहता है। तो हम एक कोई एक डेटा ले लेते हैं कि 26 डिस्ट्रिक्ट्स पे ये वेस्टर्न यूपी जो है आधारित है। तो इसको इस तरह से कहा जा सकता है, यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 26 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 26। तो इस तरह से लिख सकते हैं उसको, रीजन कंप्राइजेस 26 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये रीजन जो है 26 डिस्ट्रिक्ट्स पे आधारित है। यूपी का जो वेस्टर्न पार्ट्स है, उस वेस्टर्न पार्ट के 26 डिस्ट्रिक्ट्स पे ही ये रीजन आधारित है, या उसी पे ये शामिल है। 26 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें है, और उसी को थोड़ा ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंक्लूड कर देते हैं, एक पॉइंट तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इंक्लूडिंग अपर गंगा प्लेन एंड बघे, ये क्या कहते हैं, रोहेलखंड, अपर गंगा प्लेन, रोहेलखंड एंड ब्रज रीजन। ठीक है, इस तरह से इसको हम अगर ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट्स इनपुट बना देते हैं तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है, क्योंकि रीजन कंप्राइजेस 26 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द उत्तर प्रदेश इंक्लूडिंग अपर गंगा प्लेन, रोहेलखंड एंड ब्रज रीजन। सपोज दैट यहाँ पे अगर हम एक डायग्राम छोटा सा अगर बना लेते हैं वो यूपी का समझने के लिए, मतलब कि यूपी का एक डायग्राम अगर बना लिया जाए समझने के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। हम खाली बनाते हैं उसी का, मात्र जो है आपका ये वेस्टर्न यूपी ही है। इस तरह से कुछ है, इस तरह से यूपी का है मैप अगर मान लेते हैं, ये इस तरह से मान लेते हैं यूपी का कुछ इस तरह से भाग है। यहाँ पे आप देखेंगे एक रिवर जो है यमुना जो है इस तरह से बॉर्डर करते हुए हरियाणा इधर है और इधर आपका यूपी है, तो उसी को बॉर्डर करते हुए दिल्ली से कुछ इस तरह से यहाँ पे आती है यमुना रिवर जो है। और ये गंगा रिवर आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से आ करके दोनों प्रयागराज में कहीं पे मिल जाती है। ये क्या रिवर है आपकी? यमुना। ये क्या है? आपकी गंगा रिवर है। इन दोनों रिवर के बीच में ये जो दोआब वाला रीजन है, ठीक है, तो अपर गंगा दोआब, क्या कहा जा सकता है इसको? अपर गंगा दोआब। ठीक है, अपर गंगा दोआब का मतलब कि ये गंगा रिवर है, ये यमुना रिवर है, इसका ऊपरी वाला सिरा, ऊपरी वाला हिस्सा ये हुआ ना, ऊपरी वाला हिस्सा, तो ये अपर गंगा दोआब हो जाएगा। उसके अलावा रोहेलखंड, ये आपका जो रामपुर, मुरादाबाद और उसके अलावा बरेली, आंवला, ये रोहेल जो रूलर हुआ करते थे लेटर मुगल पीरियड में, तो रोहेल एक तरह से ये अफगान ट्राइबल थे जो कि वहां से लाए गए थे, बसाए गए थे। तो ये रोहेलखंड का जो बेल्ट है, ये वाला बेल्ट आपका रोहेलखंड का बेल्ट है। ये आपका इधर कुछ बरज का एरिया कहलाता है, आगरा मथुरा वाला। तो ये सब मिला करके पूरा का पूरा बेल्ट इस तरह से आपका क्या कहलाएगा? अपर गंगा दोआब, रोहेलखंड एंड ब्रज। ये वाला बेल्ट आपका ब्रज है, ये वाला बेल्ट आपका रोहेलखंड है, और ये वाला जो बेल्ट है ये वाला, ये आपका अपर गंगा दोआब है। इस तरह से इन मेनली 3 सब रीजन्स पे ये आधारित है। लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 2 बोलियां बहुत प्रसिद्ध हैं, एक आपकी ब्रज और एक आपकी खड़ी बोली। ब्रज और खड़ी बोली ही मेनली यहाँ पे लैंग्वेज है। और ठीक है, तो डायलेक्ट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे खड़ी बोली और उसके अलावा ब्रज बोली जाती है बहुत बड़े हिस्से में यहाँ पे।
ये दोनों मेजर बोलियां हैं यहाँ की। उसके अलावा आप एक चीज सिमिलर देखेंगे कि जितने स्टेज शो परफॉर्मर होते हैं, जैसे सपना चौधरी और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, कोई घराना करके है बहुत प्रसिद्ध है, अभी कोई एक जकाती करके आया न्यूज़ में, तो ये जितने भी यूट्यूबर्स या जितने भी आपके स्टेज शो परफॉर्मर्स हैं या जो डांसर या सिंगर्स हैं, वो सारे के सारे उनके गाने एक पार्टिकुलर एरिया में चलते हैं। उनके परफॉर्मेंस को देखा जाता है पार्टिकुलर एरिया में, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इन तीनों एरियाज में ही आप देखेंगे जितने भी स्टेज शो परफॉर्मर हैं इधर के इस एरिया के, जो कि रागनी वाला जो बेल्ट है, रागनी वगैरह भी बहुत ज़्यादा यहाँ सुना जाता है या गाया जाता है, तो इस वाले बेल्ट में आप देखेंगे इनके परफॉर्मेंस वगैरह इसी एरिया में पार्टिकुलर देखे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो डेमोग्राफी है, यानी कास्ट सिस्टम जिस तरह से राजस्थान का है, जिस तरह से हरियाणा का है, वैसे वेस्ट यूपी का भी है। जैसे हरियाणा की इकोनॉमिक सिस्टम है, वैसे यहाँ की भी इकोनॉमिक सिस्टम है। तो इस तरह से एक पॉइंट बना करके लिख सकते हैं कि इट्स कल्चर, डेमोग्राफी एंड इकोनॉमिक पैटर्न किससे मिलता जुलता है? हरियाणा, पंजाब को छोड़ दीजिए क्योंकि उसकी थोड़ी लैंग्वेज दूसरी हो जाती है, बट बहुत हद तक पंजाब की भी सिमिलरिटी है। तो इट्स कल्चर, डेमोग्राफी एंड इकोनॉमिक पैटर्न्स resemble with हरियाणा एंड राजस्थान। ठीक है, अब कुछ चीजों में पंजाब से भी मिलती जुलती है, मतलब ये है गर्चे हिस्सा यूपी का ही, बट बहुत सारी सिमिलरिटीज की अगर बात की जाए तो ईस्ट यूपी से ना मिल करके कहां से मिलती जुलती हैं? इस पार्टिकुलर एक क्षेत्र से मिलती हैं। और अगला हमारा जो इसी से संबंधित है पॉइंट कि काजेस फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ वेस्ट यूपी, काजेस फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ वेस्ट यूपी। देखिए, काजेस फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ वेस्ट यूपी, ये मेन टॉपिक है, यहां से आपका क्वेश्चन पूछेगा, हिट होगा। काजेस फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी की प्रॉस्पेरिटी के कारण क्या क्या हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर आधारित पूरा का पूरा एरिया है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी ही ये कह सकते हैं एक तरह से, बहुत ही एडवांस्ड एग्रीकल्चर है यहाँ का। ठीक है, एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है 1965-66 में आया, उसका सबसे ज्यादा फायदा आपके पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों को और साथ में वेस्ट यूपी के किसानों को अर्ली टाइम पे हुआ। अर्ली टाइम का मतलब कि स्टार्टिंग के दिनों में, यानी कि 65-66 में ये तो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, बेनिफिट्स का जो है असर जो है 70 और 80 की दहाई में दिखने लगा। यहाँ के किसान बहुत ही ज्यादा एक तरह से कॉमर्शियल हैं, तो कॉमर्शियल फार्मिंग, एंटरप्रेन्योरशिप्स वगैरह बहुत ज्यादा है। वेल डेवलप्ड फार्मिंग है, मतलब मैकेनाइज्ड फार्मिंग है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज वगैरह है उसका भी बहुत ज्यादा फायदा इन लोगों को मिलता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या हो जाएगा इसी के अंदर एग्रीकल्चर में? ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन was meted out to the region of वेस्टर्न यूपी। उत्तर प्रदेश में जो वेस्टर्न यूपी है वहां के किसानों को ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा बहुत ज्यादा पहुंचा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फार्मर्स ऑफ
वेस्टर्न यूपी benefited significantly from ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन से यहाँ के किसानों को बहुत ज़्यादा मतलब कि फायदा हुआ। इससे ना तो खाली प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ा, ऑल ओवर प्रॉस्पेरिटी भी इस पूरे एरिया में आ गई। तो ये भी पॉइंट लिखा जा सकता है कि लीडिंग टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि पूरे एरिया में एक तरह से प्रोडक्शन का बढ़ना, प्रोडक्टिविटी का बढ़ना और प्रॉस्पेरिटी का आ जाना, ये मेनली इस एरिया की एक तरह से यूनिक चीज थी। ये ग्रीन रेवोल्यूशन से सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया था क्रॉप पे, वो मेनली पैडी, वीट और शुगर कैन को। तो एक पॉइंट ये भी बन जाएगा कि इट बेनिफिटेड मोस्टली फार्मर्स ऑफ पैडी, मोस्टली पैडी, wheat and sugar cane cultivators, sugar cane farmers, mostly benefited paddy, wheat and sugar cane farmers। अगर इसकी बात की जाए, देखिए वीट और पैडी की, तो इस एरिया के जो किसान हैं अप्रोक्सीमेट 60% खेत जो है पे ये दोनों फसल लगाते हैं, और शुगर कैन पे 40% जो एरिया होता है उनका शुगर कैन पे खेती करते हैं। इस तरह से पहले टाइम पे, यानी कि एक किसान का जो कि काफी बूढ़े थे, हमने बिजनेस स्टैंडर्ड में उनका एक वो पढ़ा, बयान पढ़ा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से पहले वहां के जो किसान हैं वो ड्राई रीजन की जो क्रॉपिंग है, यानी कि ड्राई फार्मिंग या सेमी एरिड क्रॉपिंग है, सेमी एरिड फार्मिंग है, वो क्रॉप्स जो है ज्यादा उगाया करते थे, जैसे कि जिसमें कि वाटर की जरूरत कम पड़ती है। मान लीजिए ऑयल सीड हो गया, पल्सेस हो गया, यानी कि दलहन, तिलहन और मिलेट्स, बाजरा, ज्वार, इस तरह की क्रॉप्स बहुत ज्यादा पॉपुलर थी 1970 से पहले, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन आने से पहले। ग्रीन रेवोल्यूशन तो 66 में इंट्रोड्यूस हुआ, बट उसका बेनिफिट 70 के बाद दिखा होगा। तो यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट दिखने से पहले यहाँ के किसान ज्यादातर ड्राई एरिया की जो क्रॉप्स हैं, जैसे कि आपका मिलेट्स हो गया, ज्वार, बाजरा, तीसी, सरसों और ये आपका पल्सेस जितने भी हैं ज्यादातर, ये सारे के सारे किसानों की खेती हुआ करती थी। बाद के दिनों में ग्रीन रेवोल्यूशन आने से पैडी, वीट और शुगर कैन की तरफ किसान मूव कर गए। कहीं कहीं पे ये ऑर्डर रिवर्स है, यानी वीट और पैडी जो है मुजफ्फरनगर में मुझे लगता है 40% होगा, और वहां पे शुगर कैन, शामली वगैरह में 40% खेत पे शुगर कैन ही उगाया जाता है। ये भी एक मतलब कि वो है, यूनिक चीज है। उसके अलावा एक पॉइंट ये भी है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन के सक्सेस होने का कारण क्या था, उसको भी अगर एक पॉइंट में मतलब देख लेते हैं, सक्सेस जो है ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के सक्सेस होने का सबसे मेन पॉइंट क्या था? HYV सीड तो गवर्नमेंट ने उस टाइम और भी एरियाज में ट्रायल के तौर पे बांटे थे, बट वहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस नहीं हो पाया। वनली इन्हीं 3 पॉकेट्स में, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब में ही सक्सेस रहा। उसका खाली एक कारण ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस एरियाज के किसानों के पास था। क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर से तात्पर्य क्या हो गया कि जैसे आपके पास क्या है, इरिगेशन के लिए कैनाल की जरूरत होती है, तो कैनाल आपके पास होना चाहिए, या कैनाल के द्वारा वाटर सप्लाई होना चाहिए। उसके अलावा आपको इरिगेशन के लिए कहीं कहीं पे कैनाल पॉसिबल नहीं है, तो आपका पास ट्यूबवेल होना चाहिए। ट्यूबवेल को रन करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी अगर कॉस्टली पड़ती है तो आपको सब्सिडी भी मिलना चाहिए उसके लिए, है कि नहीं?
ये सारी सुविधाएं गवर्नमेंट देती चली गई। उसके अलावा इस एरिया में जो महलवारी सिस्टम ब्रिटिश पीरियड में हुआ करता था, तो महलवारी कॉर्नवालिस वगैरह ने महलवारी और क्या कहते हैं इस तरह की चीजें थी, तो महलवारी सिस्टम इस एरिया में हुआ करता था। और लंबरदार पूरे गांव के जो एक ही किसान जो है कम्युनिटी फार्मिंग टाइप है, पूरे गांव के किसान अपनी अपनी खेती तो करते थे, बट एक कलेक्टिव फार्म में ही लगान दिया करते थे। एक गांव का एक निर्धारित हुआ करता था लगान। तो इस तरह से वहां पे पहले से ही फार्मर्स में एंटरप्रेन्योरशिप था। हम कह सकते हैं कि फार्मर्स जो है मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स देन ईस्टर्न इंडिया। कहने का तात्पर्य है कि जो ईस्टर्न इंडिया है, ईस्टर्न इंडिया का मतलब ईस्टर्न यूपी हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड है, जितने भी इधर के एरियाज है, इनके किसानों से बहुत ज़्यादा यहाँ के किसान जो है इंटरप्रेन्योरशिप हुआ करते थे। तो ये पहला। दूसरा पॉइंट आपका जो है फार्मर्स इंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है कि जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज वगैरह हैं, सब्सिडीज वगैरह भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की थी। और एक डेटा आया था एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का कि पूरी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का जो बजट होता है, मान लेते हैं कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का बजट आपका 100% है, 100 रुपीज या 100% है। इस 100% में 60% है किसका ये बजट है? बजट ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, सेंट्रल एग्रीकल्चर है ना। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का जो बजट है उसका टोटल बजट का 60% बजट ये खाली ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज में जाता था, यहीं पे खर्च होता था, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट यूपी, जिसके कारण इस एरियाज के किसान बहुत प्रॉस्परस हो गए। और बाकी एरियाज के किसानों की दयनीय स्थिति आज भी देखने को मिल सकती है। इनमें जो सब्सिडी दी गई वो सब्सिडी हर चीज पे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करती रही और इनके डिमांड्स भी बढ़ते रहे। इनके किसान यूनियन बहुत ज्यादा सक्रिय और स्ट्रांग उस एरियाज में, बार्गेनिंग पावर और लॉबिंग वगैरह की जो कैपेसिटी है। उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एडवांस्ड हैं। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर का मतलब कि जैसे कि क्रेडिट फैसिलिटी बहुत आसानी से इनको मिल जाती है, लोन वगैरह। उसके अलावा जो गवर्नमेंट HIV सीड्स वगैरह, जो R&D वर्क वगैरह का वर्क है, डायरेक्टली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों से वहाँ के किसान जुड़े हुए हैं, तो क्रेडिट फैसिलिटी है, R&D है, लैब से डायरेक्टली अटैच्ड हैं। और सीड्स जो HIV सीड्स है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले की थी। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स है ना, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, HY हाई यील्ड वैरायटी, HYE सीड है ना, HYE सीड जो है हाई यील्ड वैरायटी सीड है ना, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था। और इससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी और साथ में जो अदर चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि आपका केमिकल्स वगैरह यानी कि फर्टिलाइजर्स वगैरह, उसको भी गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज रेट पे बहुत आसानी से उनको प्रोवाइड करवाया। पूरे के पूरे रोड्स को, कैनाल्स को, मेटल रोड, कैनाल सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये सारी की सारी सुविधाएं गवर्नमेंट ने दी, जिसके कारण इस एरिया में सक्सेस हो गया। वहीं सेंट्रल यूपी से आप जैसे आगे निकलेंगे, इसका सक्सेस बरेली के आगे ख़त्म हो जाएगा, इधर अलीगढ़ के आगे नहीं दिखेगा, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट जो है उसने भी जो कैनाल वगैरह, ट्यूबवेल वगैरह के जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वगैरह जो सप्लाई कराया, वो सारे के सारे मान ली अलीगढ़ तक किया था, यहाँ मथुरा तक किया गया था। और इस बेल्ट में आपका बरेली तक उसको देखा जा सकता है। उसके आगे जैसे ईस्ट यूपी में बढ़ेंगे, ये सारी सुविधाएं गवर्नमेंट ने नहीं दी, इसीलिए इस एरियाज में ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत लेट पीरियड में आया, यानी ये आया ही नहीं कभी। ठीक है। और अब तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, इसलिए हर जगह के किसान आसानी से अपनी खेती कर सकते हैं, या लोगों के पास परचेजिंग पावर और भर्ती वगैरह भी आ गई, तो ये भी एक फैक्टर्स है। तो हम इसी पॉइंट्स को लिख सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी में हो जाएगा। अगला पॉइंट जो है बेटर इरिगेशन, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सारे को आप डायग्राम बना करके लिख भी सकते हो। वैसे ये सारी सुविधाओं सक्सेस, जो रेवोल्यूशन का सक्सेस का कारण यही था। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा बेटर इरिगेशन
facilities and commercial farming which created a strong foundation base for industrialization and economic growth. देखिए, इरिगेशन को खाली मैंने लिया इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, बाकी बहुत सारी चीजों को गवर्नमेंट ने अपडेट किया था, अपग्रेड किया था, सपोर्ट दिया था, बट मैंने खाली इरिगेशन को एक ऐसे आइकॉनिक पॉइंट पे ले लिया कि बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज एंड कॉमर्शियल फार्मिंग विच क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बेस फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। मेनली पॉइंट मुझे जो कहना था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इस एरियाज में स्ट्रॉन्ग हो गया और इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग जो है क्या है आपका एग्री जो है कल्चर अगर डेवलप हुआ और उसके बाद उसका लिंक किससे बन गया, मैन्युफैक्चरिंग से, मैन्युफैक्चरिंग बेस क्रिएट हो गया। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा मतलब कि एक तरह से इंटीग्रेटेड हो गया। क्या है, इंटीग्रेटेड हो गई ये चीज। जब एग्रीकल्चर को आप इंटीग्रेट कर दें किससे, मैन्युफैक्चरिंग से, तो आपकी एग्रीकल्चर कभी फ्लॉप नहीं होगी। कैसे नहीं फ्लॉप होगी, हम उसको बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस से समझ सकते हैं। जिस तरह से देखते हैं कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस अगर स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए किसी भी पार्टिकुलर एरियाज में, तो वहां पे ये देखा जा सकता है कि पूरी की पूरी सिस्टम, पूरी की पूरी इकोनॉमी जो नहीं है डाइवर्सिफाई हो जाती है और वो इकोनॉमी चल बैठती है या उड़ बैठती है या उड़ती रहती है इकोनॉमी वहां की। तो इसको ये कहा जा सकता है कि जब ये एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग आपस में इंटीग्रेट हो जाएं, बहुत ही मजबूती इनमें मिल जाए, तो उसके कारण क्या है, इट स्ट्रेंथन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। इसके कारण बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस बहुत मजबूत हो जाता है। इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, सपोज दैट कि ये एग्रीकल्चर है, ठीक है। यहां पे मैंने एक लिख दिया कुछ इस तरह से, समझिए आप, बैकवर्ड, और ये आपका हो जाए, अगर मान के चलिए फॉरवर्ड अगर यहां पे लिख दिया जाए। देखिए, एग्रीकल्चर यानी खेती करने के लिए किसान को किस चीज की जरूरत होती है, ये कौन है, ये फार्मर है या किसान यहाँ पे है। ये क्या आपको खेती करनी है, फार्मिंग करनी है, कल्टीवेशन करना है। तो एग्रीकल्चर यानी खेती करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी। इनपुट्स को हम किस शक्ल में, किसान जो है को इनपुट के कैसे किस शक्ल में उठा सकता है इनपुट को, जैसे कि देखिए HYV सीड्स, या इसको कह सकते हैं कि क्वालिटी सीड है ना। क्वालिटी सीड है तो किसान को जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा जो है आपका फर्टिलाइजर्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी, है नहीं। उसके अलावा जो है मशीनरी या मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर करने के लिए क्या है, ट्रैक्टर है, फार्मर है ना, ट्रैक्टर है, कंप्रेसर है, फार्मर, कल्टीवेटर्स है, रोटावेटर्स है, और थ्रेशर्स है, कंबाइन है, ये सारे के सारी मशीनरी में आते हैं सब। तो किसान को ये सारे इनपुट्स की जरूरत पड़ती है, इरिगेशन से रिलेटेड जितनी चीजें हैं। उसके अलावा फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह, है ना, ये सारे के सारे आ जाएंगे इसी में। ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जो भी इनपुट्स किसान को जरूरत पड़ती है वो किसी ना किसी उससे लेकर के आता है, तो उसको कहते हैं बैकवर्ड लिंकेजेस। जो भी किसान अपना प्रोड्यूस करता है उसको क्या कहा जाएगा, आउटपुट। किसान का जो भी प्रोड्यूस है, प्रोडक्शन है, आउटपुट। तो आउटपुट किसान के पास क्या होता है, फूड ग्रेन्स वगैरह। तो फूड ग्रेन किसान जो है आउटपुट के तौर पे कहां पे सप्लाई करता है,
यानी क्रॉप्स जो पैदा किया किसान ने वो एक तो कंज्यूमर को दे देगा, कंज्यूमर के अलावा जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को दे देगा, है ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, क्योंकि वो फर्दर प्रोसेसिंग कर करके उसको और ज्यादा जो है वैल्यूएबल बना देती हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। कहने का तात्पर्य क्या है कि मार्केट की तरफ सप्लाई करेगा अपने सारे प्रोड्यूस को, जो भी क्रॉप्स किसान ने पैदा किए उन सारे क्रॉप्स को बेचेगा कहीं ना कहीं ले जाके मार्केट में। तो उस वाले लिंक को कहा जाता है फॉरवर्ड लिंक। जब किसान या एग्रीकल्चर की सामग्री, एग्रीकल्चर को पैदा करने के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी सामग्री, जितनी भी सामग्री है, ये सारी की सारी क्या है, इनपुट्स हैं। इन इनपुट्स को भी लेकर के आएगा। तो भाई फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी तो फर्टिलाइजर की फैक्ट्री लग जाएगी, फर्टिलाइजर की जब फैक्ट्री लगेगी तो लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी। सीड्स वगैरह के लिए बहुत सारे जो है एग्रीकल्चर कंपनियां वहां पे एक्टिव हो गई उस एरियाज में। मशीनरी के लिए पूरा आपका मोदी नगर, गाजियाबाद, नोएडा, ठीक है, मेरठ, इन सब जगहों पे आप देखेंगे कल्टीवेटर्स, फार्मिंग और उसके ट्रैक्टर के असेंबलिंग वाले पार्ट्स, बहुत से पार्ट्स पुर्जे बनते हैं, बहुत से छोटे छोटे प्लांट फंक्शनल है। उसका खाली कारण यही है कि ये बैकवर्ड लिंकेज एंड फॉरवर्ड लिंकेज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। उसके अलावा फूड ग्रेन्स या कंज्यूमर्स वगैरह के लिए, जैसे कि देखिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आपको इस एरियाज में बहुत सारी मिलेंगी, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल एक तरह से ये सप्लाई कर रही हैं इन इंडस्ट्रीज के लिए, इनके लिए। और एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल ये सारा है तो एग्रीकल्चर की तरफ जा रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस। इस तरह से इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये पूरा का पूरा एरिया में इंडस्ट्री जो है एक तरह से कॉमर्शियल फार्मिंग क्रिएटेड द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस यही है, ये क्या है आपका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस को बहुत स्ट्रांग किया और ये एक तरह से बेस बन गया, स्ट्रांग फाउंडेशन बन गया। इस पूरे एरिया की इकोनॉमी फिर रन कर गई, चल बसी। इसलिए हमने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इस तरह से पूरे एरिया की इकोनॉमी ये चल गई और बहुत ज्यादा मजबूत हो गई। इसी में एक कुछ पॉइंट्स को और भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है कि देखिए शुगर कैन जो है, ये पूरी एरिया की इकोनॉमी शुगर कैन बेस्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है। तो कहा जाएगा कि शुगर कैन इज द की इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ वेस्ट यूपी। देखिए वेस्ट यूपी की जो है शुगर कैन जो है इकोनॉमिक ड्राइवर है। कहने का तात्पर्य क्या है कि शुगर कैन में एक तो किसान अपने रॉ मटेरियल शुगर कैन को सप्लाई किए, तो उनको काम मिला, उनको प्रोडक्शन हुआ, उनका इनकम बढ़ा किसानों का। तो फार्मर्स का एक तरह से इनकम कहीं ना कहीं रोजी रोटी का साधन बनी है शुगर की फैक्ट्रियाँ। शुगर की फैक्ट्रियों ने बहुत सारे रॉ मटेरियल भी बनाए। क्या है, रॉ मटेरियल बनाए। रॉ मटेरियल जैसे कि रॉ मटेरियल से फर्दर प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग इंडस्ट्रियां बन गई। जैसे गत्ते की फैक्ट्री मुजफ्फरनगर वगैरह में बहुत सारी उन्हीं शुगर मैट की जो बगास वगैरह होती हैं, खोया जिसे कहते हैं, उसके आधारित पे काम कर रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, उसके अलावा जो डिस्टिलरीज का मतलब कि जैसे जो लिकर्स होते हैं, पार्टिकुलर लिकर्स, दारू वारू भी बनाए जाते हैं इन्हीं से। उसके अलावा इथेनॉल्स वगैरह, बायोफ्यूल्स वगैरह के लिए भी आज के टाइम पे प्लांट से फंक्शनल हैं, काम करते हैं। तो ये मल्टीपल वेरिएंट से एक तरह से हुआ और ये पूरी की पूरी इकोनॉमी। तो ये सारे फंक्शन से को हम मोटे शब्दों में कह सकते हैं कि द अबव फैक्टर्स डाइवर्सिफाइड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन वेस्ट यूपी। वेस्ट यूपी में ये सारे के सारे फैक्टर वहां की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर दिए, क्योंकि एक चीज हुआ तो एग्रीकल्चर से शुरू, बट उसका जो दूर तक असर जो देखा गया वो कहीं कहीं किसी और शक्ल में, कहीं किसी और शक्ल में देखा गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स और डेयरी फार्मिंग भी बहुत ज्यादा है। तो एलाइड की अगर बात की जाए, एलाइड एग्रीकल्चर,
एलाइड की अगर बात की जाए तो डेयरी जो है, डेयरी फार्मिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, बहुत ज्यादा मतलब कि एडवांस्ड है यहाँ का। उसके अलावा एलाइड में आप देखेंगे जो न्यू चॉइस है कंज्यूमर्स का, पीपल्स की जो न्यू डिमांड्स है, तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स की तरफ मतलब पीपल जो है एक तरह से कंज्यूमर का डिमांड जो है प्रोटीन सप्लीमेंट्स की तरफ मूव कर रहा है इस टाइम। तो उसको सामने देखते हुए यहाँ के किसानों ने कुछ और चीज़ों का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि फिशिंग आपका जो है चिकन, हैचरीज एंड बी कीपिंग, इस तरह की जो एलाइड इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो सप्लीमेंट्री इनकम का सोर्स है यहाँ के किसानों को मिलने लगी। क्यों, कारण क्या है, काज क्या इसका है? एक तो मेट्रोज बहुत सारे आसपास में है, सराउंडिंग एरियाज में, एंड एनसीआर रीजन यहीं पे पास में पड़ता है, जहां पे पीपुल्स का जो डिमांड है, पीपुल्स की जो डिमांड एंड चॉइस है, एंड चॉइस वो मूव कर रही है इस टाइम किस तरफ, ये प्रोटीन सप्लीमेंट की तरफ। इधर प्रोटीन सप्लीमेंट, तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स की तरफ मूव करने के कारण यहाँ पे इन सब की प्रोडक्शन वगैरह बहुत ज्यादा होने लगी। तो किसान जो यहाँ के हैं वो एलाइड एक्टिविटीज की तरफ मूव कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर भी आ जाएगा, वेजिटेबल्स वगैरह इसमें, तो ये भी बहुत सारे। और उसके अलावा जैसे सहारनपुर है, उन सब जगहों पे हम देखेंगे कि मैंगोज वगैरह है, कहीं पे अमरूद है जैसे बदायूं में, तो कहीं पे कुछ है। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एरियाज में प्रॉस्पेरिटी होने के मतलब की कारण है। और उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी से संबंधित जो है ये है कि इंडस्ट्रीज से अगर रिलेटेड बातें करें, ये हमारा हो गया पहला पॉइंट जो है एग्रीकल्चर। सेकंड पॉइंट हमारा जो है इसी से संबंधित जो है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री में अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक तो पहले से ही बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ चली आ रही थी, और वो इंडस्ट्रियों की अपनी असर भी है, हिस्ट्रिकल इम्पोर्टेंस भी है, और वो अपनी पहले से एक वजूद भी एग्जिस्टेंस रखती हैं इंडस्ट्रीज यहाँ की जो पहले से हैं। उसके अलावा शुगर मिल्स वगैरह का भी कल्चर बहुत ज़्यादा चला इस एरिया में, और जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड था। और उसके अलावा जो है इंडस्ट्रीज़ में जैसे हैंडलूम वगैरह, पावर लूम, ये बहुत ही ज़्यादा वेल फ्लोरिश हैं। हर एरिया की अलग अलग है इंडस्ट्रीज़ हैं अपना, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट की एक अपनी अपनी यूनिक प्रोडक्ट है। यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट का एक अपनी पहचान है, किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट में या प्रोडक्शन में या प्रोसेसिंग में वो लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को इस तरह से लिखा जाएगा कुछ, ईच डिस्ट्रिक्ट या टाउन हैज इट्स own production system and processing यूनिट्स। हर डिस्ट्रिक्ट का एक अपना यूनिक प्रोडक्ट है और एक अपना जो है यूनिक प्रोडक्शन सिस्टम्स है। इस कड़ी में अगर देखी जाए तो लीडिंग इन हैंडलूम, पावरलूम एंड हैंडीक्राफ्ट। हैंडलूम, पावरलूम और हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह में भी जैसे कहीं ढोलक बन रहा है, कहीं पे बटन हड्डी की बन रही, तो कहीं कुछ बन रहा है, कहीं स्पोर्ट्स के गुल बनते जा रहे हैं, कहीं पे कंबल बन रहा है, कहीं पे दरी, कहीं पे कालीन, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग एरियाज की अलग अलग है, ठीक है। इंडस्ट्रियल टाउन of the region has its own historical significance। जो यहाँ के बड़े बड़े टाउन्स हैं वो अपना एक अलग अलग वजूद रखते हैं, एक अपनी अपनी पहचान रखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि आगरा में लेदर का, दरी का, कॉटन का बहुत सारा इस तरह से काम होता है। उसके अलावा देखिए ये आपका जो है मेरठ है,
वहाँ पे भी बहुत सारे गुड्स ऐसे बनते हैं जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा ये मुरादाबाद है, मुरादाबाद है, ये सब इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं यहाँ के, बहुत सारे अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसके अलावा ये दिल्ली जो एनसीआर का जो बेल्ट है वो पूरा रीजन ही एक तरह से इंडस्ट्रियलाइज्ड है। ये सारे फैक्टर्स हैं और इस एरियाज में बहुत ज़्यादा मतलब कि और ये आपस में एक तरह से इंटरकनेक्टेड भी हैं, जो अभी हमने बात बताई बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज या अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाली बात जो है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर्स है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है एग्री इंडस्ट्री के बाद थर्ड पॉइंट जो है अर्बन सेंटर्स। ठीक है, अर्बन सेंटर्स। अर्बन सेंटर्स की अगर बात की जाए तो देखिए दिल्ली एनसीआर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से पास में पड़ता है, या दिल्ली एनसीआर में कुछ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट यूपी का भी आता है, जिसके कारण उसका एडवांटेज इन लोगों को मिलता है। तो इसको कहा जाएगा अर्बन सेंटर्स के माहौल पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली एनसीआर, जिसके कारण बहुत सारे जो है इनको एडवांटेजेस मिलते हैं। ठीक है, और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इन सब चीज़ों का। तो मतलब कि प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली एनसीआर creates the opportunities and diversify the economy। यानी कि दिल्ली एनसीआर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, और उसके अलावा वहाँ पे जो ज़रूरत पड़ती है, जो भी डिमांड्स होती है दिल्ली एनसीआर वगैरह की, उस डिमांड को इसी हिंटरलैंड से, ये हिंटरलैंड में आएगा दिल्ली एनसीआर के, तो उन ज़रूरतों को यहीं पे पैदा करके, जैसे मछली की ज़रूरत पड़ी, फिश की, आपकी वेजिटेबल्स वगैरह, ये सारे की सप्लाई इन्हीं एरियाज से आती है। और ये सारे के सारे एक तरह से खुद इस एरिया में अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ हैं, और मेट्रो सिटीज़ कुछ इस तरह से यहाँ पे हैं कि जिस तरह से पार्क लैंड फीचर्स होता है, प्लेन एरियाज का एक फीचर पार्क लैंड होता है, टोपोग्राफी। पार्क लैंड टोपोग्राफी का मतलब क्या है कि जैसे पूरा घास का एक मैदान होगा, और उस घास के मैदान में आप देखेंगे कहीं पे डॉटेड एक तरह से ट्री होते हैं। तो पार्क लैंड टोपोग्राफी कहाँ का है? वेस्टर्न यूपी की अगर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो पार्क लैंड टोपोग्राफी है। पार्क लैंड टोपोग्राफी से तात्पर्य क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि ये कोई प्लेन एरिया है, ये पूरा ग्रास का मैदान है, तो इस ग्रास के मैदान में जगह जगह ऐसे पेड़ उग जाए, कहीं कहीं पे ऐसे, है ना, दूर दूर पे ऐसे एक एक पेड़ उग रहे हैं, एक साथ क्लस्टर ना हो बट दूर दूर ऐसे पेड़ उग जाए, पेड़ दिखे ऐसे। ठीक है, तो उसको कहा जाएगा पार्क लैंड। क्या कहा जाएगा? पार्क लैंड। इसको हम इस पॉइंट्स को इस तरह से कुछ लिख सकते हैं कि several metros are dotted in the rural parkland of वेस्ट यूपी। वेस्ट यूपी का रूरल पार्कलैंड से मतलब क्या है कि चारों तरफ आपको गांव दिखेगा, और उस गांव में एक बहुत बड़ा एकाएक शहर दिख जाएगा, जो कि बहुत बड़ा, अपने में सारी समस्याओं का समाधान हो सके। जैसे हर 25 किलोमीटर पे आप जाएंगे, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पे, तो बहुत बड़ा एक तरह से गांव ही गांव दिखेंगे, और एकाएक बहुत बड़ा शहर दिख जाएगा, और उस गांव के सारे लोग अपनी ज़रूरतें उसी शहर से पूरी कर लें, और वो आपस में कम्युनिकेशन और लिंकेज और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है। उसके अलावा अर्बनाइज की अगर बात की जाए तो अर्बनाइजेशन यहाँ पे जो है कितना है, अभी हमने पढ़ा था अर्बनाइजेशन अप्रोक्सीमेट 31% जो है एरिया अर्बनाइज है यहाँ का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है इंफ्रा, 31% एरिया तो मतलब कि अर्बनाइज्ड है। ठीक है, लेकिन यहाँ की जो गांव हैं वो भी इटसेल्फ जो है सेमी अर्बनाइज्ड हैं, गांव भी सेमी अर्बनाइज्ड हैं। विलेजेज जो है यहाँ के, विलेजेज जो है यहाँ के हैं क्या है, आर इटसेल्फ सेमी अर्बनाइज्ड। यहाँ के गांव भी सेमी अर्बनाइज्ड हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका तीसरे के बाद चौथे नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की अगर बात की जाए तो इस एरियाज में सारी सुविधाएं हैं, कोई मतलब की कमी नहीं है। और जो हिंटरलैंड्स है, हिंटरलैंड्स का मतलब कि रूरल एरियाज इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे जाए तो वेल कनेक्टेड है अपने फैक्ट्री गेट से। पहली पॉइंट यानी कि जो फैक्ट्रियां हैं, मान के चलिए जैसे शुगर फैक्ट्री है, तो कोई भी एग्रीकल्चर लैंड ऐसा नहीं है कि अगर किसान अपने गन्ने को वहां पे ढुलाई कर रहा हो ट्रैक्टर ट्रॉली से, तो डायरेक्टली किसान अपने खेत में गन्ने को लोड करता है और ले जाकर के फैक्ट्री गेट के अंदर उस गन्ने को वो तौलवा देता, उतार देता है। इस तरह से इतना एडवांस मतलब यहाँ का सिस्टम है। तो इसको कहा जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हिंटरलैंड्स आर वेल कनेक्टेड विद फैक्ट्री गेट। फैक्ट्री गेट का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टली वो अपने, और जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जो भी अर्बन एरियाज हैं, उनका सप्लाई भी गांव में बहुत आसानी से पहुंच सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा वेल कनेक्टेड है ये पूरे के पूरे एरिया जो है। विलेजेस आर इजिली एक्सेसिबल टू बिग सिटीज। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, मतलब कि विलेजेस आर इजिली एक्सेसिबल टू बिग सिटीज या मेट्रोज। इससे तात्पर्य क्या है कि जो भी सब्जी या कुछ भी ये उगाते हैं, या फिश हुआ या पोल्ट्री फार्म, डायरेक्टली वहां से वो सप्लाई लोगों के घर में किचन तक पहुंचा देते हैं विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स, ऐसा समझिए आप। तो ये सारी सुविधाएं आपको, सुबह किसान अपने खेत से सब्जी को तोड़ता है और वो दिल्ली में उसी दिन सप्लाई हो जाती है। तो ये बहुत यूनिक है, वेल कनेक्टेड है, वह सारी की सारी सुविधाएं यहाँ पे आसानी से आपको मिल सकती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन से जो रिलेटेड है। हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज as well as developed infrastructure allured the migrants from अक्रॉस इंडिया। अक्रॉस इंडिया से तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे इतना अच्छा वेल डेवलप्ड सिटी का सिस्टम्स है और इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह, एजुकेशन और हेल्थ सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। नोएडा पूरे कॉलेजों से भरा पड़ा है। मेरठ में एक सीरीज से 2 रोड ऐसे हैं, एक प्रतापपुर बाईपास कहलाता है और एक आपका मवाना रोड शायद है। उन दोनों रोड पे आप देखेंगे सीरीज ऑफ कॉलेजेस जो है लोकेटेड और सिचुएटेड हैं। उसके अलावा बहुत बड़े बड़े वहाँ पे यूनिवर्सिटीज भी हैं, सुभारती क्या क्या। हेल्थ के लिए बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस, बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बहुत सारी फार्मा की कंपनियां इस एरियाज में हैं। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह बहुत डेवलप्ड है। पूरे इंडिया से माइग्रेंट्स आते हैं, पूरे इंडिया से मतलब कि जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और इधर राजस्थान के बेल्ट से भी जाते हैं, उत्तराखंड वगैरह के लोग भी इस एरियाज में आके काम करते हैं। नोएडा वेडा पूरा एक तरह से माइग्रेंट्स का एक वो लगा हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं और जिसके कारण ये एरिया बहुत ज़्यादा एडवांस है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है पॉलिटिकल जो है डोमिनेंस, अगला पॉइंट हो जाएगा। 5th नंबर का जो पॉइंट है वो क्या है कि पॉलिटिकल डोमिनेंस। ठीक है, पॉलिटिकल डोमिनेंस का मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल यूपी और ये वेस्ट यूपी, यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने अपने, इनके हाथ में पावर हमेशा रहा। तो इस पॉइंट को भी हम इस तरह से कह सकते हैं, थोड़ा मतलब कि ट्विस्ट करके कहना होगा ताकि बायसनेस ना शो होने पाए इस पॉइंट को, कि सिंस इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल
कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब कि पॉलिटिकल पावर कॉन्सेंट्रेटेड लार्जली, इस तरह से कहिए थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, वरना ये बायसनेस हो जाएगा और ये एग्जामिनर के पास सिंस इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल पावर concentrated largely either in the West UP or Central UP। वेस्ट यूपी या सेंट्रल यूपी में ही ज़्यादातर टाइम ये देखा गया कि जो पॉलिटिकल पावर है यहीं पे कंसंट्रेट किया। जैसे कि मुलायम सिंह थे, वो भी मुझे लगता है कि सेंट्रल यूपी इटावा के थे। मायावती जी ये भी आपकी यहाँ की हैं, क्या नाम है, नोएडा वगैरह की हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण इस एरियाज को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला ईस्टर्न मतलब कि पॉकेट्स के मुकाबले में। उसके अलावा आपने देखा होगा कि हर टाइम यहाँ पे या साल में 2 से 3 बार आप देख सकते हैं कि किसान यूनियन बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं और किसान की समस्याओं को लेकर के बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहते हैं। तो जब भी ऐसी समस्याएं किसानों से रिलेटेड समस्याओं का कोई भी वॉइस आप किसी और पॉकेट्स में इंडिया के नहीं देख सकते, नहीं सुनेंगे। जैसे कि बिहार हुआ, ईस्ट यूपी हुआ, तो वहाँ पे किसानों की कोई भी इस तरह की समस्याओं को कभी नहीं सुन सकते हैं। तो इस पॉइंट को हम इस तरह से कुछ कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 5वें के बाद 6 नंबर हो जाएगा बार्गेनिंग एंड लॉबिंग बाई मतलब कि बार्गेनिंग और लॉबिंग बाई फार्मर्स यूनियंस एंड ट्रेड यूनियंस। ठीक है, तो बार्गेनिंग एंड लॉबिंग बाय फार्मर्स यूनियंस, एंड या किसान यूनियन या फार्मर यूनियन, मतलब वही बात हुई, एंड ट्रेड यूनियंस टू augment the benefits of government schemes and subsidies। देखिए, बार्गेनिंग एंड लॉबिंग बाय द फार्मर्स यूनियन एंड ट्रेड यूनियंस टू ऑगमेंट द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम एंड सब्सिडीज। अगर हम यहाँ पे खाली फार्मर्स यूनियन को कहते हैं तो इसका मतलब कि हम कहीं ना कहीं फार्मर से दुश्मनी रखते हैं, बट हमने यहाँ पे ट्रेड यूनियन को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, क्योंकि 2008 में जब यूपी में वैट आया था तो मेरठ के ट्रेड यूनियंस ने कई महीने धरने दिए थे और वहाँ पे ट्रेड यूनियन बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। जो मतलब बिजनेस क्लास है वहाँ का, ट्रेडर्स बिजनेस वाले लोग, वो सारे के सारे उनकी भी यूनियंस हैं छोटे छोटे टाउन्स में, उस एरियाज में, और वो बार बार अपना प्रेशर बनाने के लिए गवर्नमेंट पे एजिटेशंस करते हैं, रोड जाम करते रहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ों को देखा जाएगा, बट उसको आपको लिखने में थोड़ा सा क्लासिकल भी यूज़ करना पड़ेगा। और ये गवर्नमेंट की बेनिफिट्स जो है उनको मिल सके उसके लिए वो अपनी बार्गेनिंग करते हैं या लॉबिंग करते रहते हैं, और ये गलत नहीं है, ये सही चीज़ें हैं। ठीक है, एजिटेशन प्रोटेस्ट वगैरह भी बार बार वो आप देख सकते हैं इस एरियाज में, ताकि और किसानों की डिमांड्स को भी ये ट्रेड यूनियंस या फार्मर या किसान यूनियंस वगैरह उठाते रहते हैं, और इसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कॉन्सर्न्स है। वेस्ट यूपी में हमने तो देख लिया कि इतनी सारी मतलब की सुविधाएं हैं, इतनी अच्छाइयाँ हैं, इतनी प्रॉस्पेरिटी है, इतनी समृद्धि है, तो क्या वेस्ट यूपी में ओनली समृद्धि ही है या कुछ वहाँ पे समस्याएं भी हैं? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी बहुत सारी समस्याएं इमर्ज हो रही हैं और कुछ इमर्ज हो चुकी हैं, और उन समस्याओं के थोड़ा सा देखते हैं। तो इसको हमारा ये पॉइंट हो जाएगा कि समस्याएं क्या क्या हैं वेस्टर्न यूपी में, या कॉन्सर्न्स जो है इन वेस्ट यूपी में समस्याएं क्या क्या हैं।
या चैलेंजेस क्या क्या है वेस्ट यूपी की, इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ वेस्ट यूपी, वेस्ट यूपी की जो इमर्जिंग चैलेंजेस क्या क्या है। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कॉन्सर्न्स। क्या कॉन्सर्न्स, कॉन्सर्न्स की अगर बात की जाए तो नंबर 1 पे जो है देखिए, पहले नंबर में यूथ माइग्रेशन आएगा। इसमें क्या है, यूथ माइग्रेशन। यूथ माइग्रेशन, यूथ माइग्रेशन क्यों कर रहे हैं, इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज। किस लिए, इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज। यहां पे ये था कि पहले जो यहां के यूथ माइग्रेट करते थे तो उनका डेस्टिनेशन क्या था, ज्यादातर का डेस्टिनेशन आपका वहीं पास में जो है यमुना के क्रॉस कर जाते थे तो वो हरियाणा में पहुंच जाते थे। तो हरियाणा, पंजाब, हरियाणा पंजाब के बाद के दिनों में फिर गुजरात वगैरह भी हो गया था कुछ का, गुजरात वगैरह भी बहुत सारे युवा वहां के जा रहे हैं आपके। और उसके अलावा जो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अलावा जो है अगर जो करंट ट्रेंड की बात की जाए तो करंट सिचुएशन क्या है माइग्रेशन का, जो डेस्टिनेशन क्या है, करंट सिचुएशन, करंट डेस्टिनेशन माइग्रेंट्स का जो है आपका गल्फ है एंड यूरोप। करंट टाइम पे जो माइग्रेंट्स वहां के ज्यादातर गल्फ या यूरोप जाना चाहते हैं। और यूरोप जो वो जाते हैं वो एक तरह से दोनों तरीके से जाते हैं, लीगल एंड इलीगल, दोनों तरीके से वहां के माइग्रेंट्स को गल्फ जाना होता है, यूरोप वगैरह। यूरोप जो है मेनली वहां पे एक परंपरा बनी हुई है हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में, जो युवा हैं वो अपनी खेत वोत बेच बाच करके यूरोप में चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। और वो ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ बहुत ही बेटर हो जाएगी और बहुत अच्छा चॉइस और बहुत अच्छा ऑप्शन मानते हैं उसको। तो ये यूरोप में जाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस वाले पूरे सिस्टम को कहा जाता है डंकी रूट। डंकी रूट, डंकी रूट का मतलब क्या होता है कि वो पहले ईस्ट यूरोप जाते हैं। ईस्ट यूरोप जाने का मतलब कि जैसे कि आपका स्लोवेनिया हो गया, स्लोवाकिया हो गया, सर्बिया हो गया, टर्की हो गया, ग्रीक हो गया, इन सब जगहों पे जाते हैं, रोमानिया, इन सब जगहों पे जाने के बाद वो फिर वेस्ट यूपी के लिए कुछ दिन वहाँ काम करते हैं, फिर वहाँ की नागरिकता लेते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं वेस्टर्न यूरोप। और वेस्टर्न यूरोप में फिर और ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिलता है उनको। तो ये बहुत सारे बीच में दलाल होते हैं और ये पकड़े भी जाते हैं, ठीक है, वापस भेजे जाते हैं, रिटेंशन और डिटेंशन और जेल भी होता रहता है, ये सारी समस्याओं से उनको। इवन कि इसके जो चार्जेस हैं अप्रोक्सीमेट मान लीजिए कि 40 लाख रुपये लोग लगा करके ये इन सब जगहों पे यहाँ के युवा इस टाइम माइग्रेट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है टंकी रूट से, जो यूरोप की तरफ यहाँ के जो मतलब कि, और बहुत सारी समस्याओं से बेचारे जूझते हैं और डिपोर्टेशन से, डिटेंशन से, इस तरह के उनको फेस करना पड़ता है, ठीक है। मतलब पकड़े जाते हैं तो कभी कभी वापस भेज दिए जाते हैं। जैसे कि अभी यूएस से बहुत सारे ऐसे कैदी को वहाँ पे जो काम करने गए थे मैक्सिको वाले रूट से, उनको हाथ में हथकड़ी बांध करके भेजा गया, तो ये डिपोर्टेशन हो गया। उसके अलावा डिटेंशन सेंटर में रख दिया जाता है, सालों साल उसमें सड़ते गलते रहते हैं। इवन कि उन लोगों को बहुत बार ऐसा होता है कि जेल वेल में डाल दिया जाता है, जेल्ड भी हो जाता है। फिर क्या होते हैं, जो बीच में मीडिएटर होते हैं, ब्रोकर्स, दलाल, वो कभी उनका फेक डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको जेल में वहाँ कुछ रास्ते थे, गए किसी कंट्री में पहुँचे, उसके बाद फेक डॉक्यूमेंट दे दिया गया, किसी ने पैसे उनके हड़प लिए। ये सारी की सारी समस्याओं से बेचारे ग्रस्त हैं यूथ जो हैं, और वहाँ पे जाते रहते हैं। ये बहुत बड़ी एक कॉमन प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सोशल टेंशन से रिलेटेड है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये इमर्जिंग इशू है और न्यूज़ में ये काफ़ी अखबार वगैरह में हमने पढ़े थे, देखे थे, और इसीलिए हमने इसको पॉइंट बना लिया। सोशल टेंशन, सोशल टेंशन की अगर बात की जाए
तो अभी हमने एक पॉइंट से यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि इट रिजेंबल्स विद हरियाणा, राजस्थान एंड पंजाब। किस चीज़ में रिजेंबल करता है? कल्चर के मामले में, इकोनॉमिक कंडीशंस के मामले में और डेमोग्राफी के मामले में। डेमोग्राफी से तात्पर्य की जो कास्ट सिस्टम वहाँ पे है, कास्ट सिस्टम यहाँ पे भी है। मैरिज सेरेमनीज, मैरिज प्रैक्टिसेस, वो सारी की सारी समस्याएं जो हरियाणा में और राजस्थान में देखते हैं, वो समस्याएं यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा हो जाएगा सोशल टेंशन। सोशल टेंशन में नंबर 1 पे हमारा जो पॉइंट हो जाएगा वो ये है आपका जो है ऑनर किलिंग। क्या है? ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग सबसे ज्यादा आपका पूरी इंडिया में वनली और वनली जो है वेस्ट यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन एरियाज में देखी जाती है ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग का मतलब क्या होता है कि बाप या घर वाले ही अपनी बेटी को मार देते हैं जान से। मेनली कारण ये बनता है कि जो इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं, इंटर रिलीजन मैरिजेस और इंटर कलान मैरिजेस या सेम कलान मैरिजेस, ये इसका कारण बनता है ऑनर किलिंग का। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द ऑनर किलिंग या मोर देन 70% ऑनर किलिंग जो है इन्हीं एरियाज में होती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि मोर देन 70% ऑनर किलिंग recorded in वेस्ट यूपी, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान। एडवा, एडवा का मतलब कि ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेन एसोसिएशन। एडवा से तात्पर्य क्या है? ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेन एसोसिएशन। मुझे लगता है ये कम्युनिस्ट वीमेंस विंग है और वीमेंस पे लिए काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। और इसका एक डेटा आया था कि जो वेस्टर्न यूपी में है मोर देन 50% ऑनर किलिंग पूरे इंडिया का मात्र वेस्टर्न यूपी में है। इसके मुताबिक, एडवा के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं, ये एडवा के मुताबिक 50% से ज़्यादा जो है, मोर देन 50% ऑनर किलिंग जो है आपका एडवा के मुताबिक वनली और वनली कहाँ पे है? वनली इन वेस्टर्न यूपी, वेस्ट यूपी। वेस्ट यूपी में आपका ऑनर किलिंग की बात की जाए तो पूरे इंडिया का 50% वेस्ट यूपी में ऑनर किलिंग देखी जा सकती है। ऑनर किलिंग के कारण क्या है? काजेस क्या है? ठीक है, इसके कारण क्या है? लोग अपने बेटी को, अपनी बहन को ही मार देते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखद चीज़ है। और आज भी वीमेंस को अपने एक तरह से राइट्स को एंजॉय करने का अधिकार नहीं है इंडिया में। ये कितनी ज़्यादा मतलब कि वो है, नकारात्मक पॉइंट है। तो इसको हम मतलब कि ऑनर किलिंग के कारण क्या है? ऑनर किलिंग के काजेस क्या है? ठीक है, तो इसका कारण मेनली क्या है? इंटर कास्ट मैरिजेस, इंटर रिलीजियस मैरिजेस एंड सेम क्लान, यानी कि गोत्र। क्लान मतलब गोत्र। सेम क्लान मैरिजेस, सेम क्लान मैरिजेस या तो आपका इंटर कास्ट मैरिजेस या इंटर रिलीजियस मैरिजेस। अगर एक लड़का दूसरे कास्ट का है और लड़की दूसरे कास्ट की है और अगर आपस में दोनों चॉइस से शादी कर लेते हैं तो लड़कियों को मार दिया जाता है। अगर एक लड़का या एक लड़की किसी और धर्म की है और लड़का किसी और धर्म की है, दोनों के धर्म सेम नहीं है, रिलीजन सेम नहीं है और उन्होंने आपस में शादी कर ली तो लड़कियों को मार दिया जाता है। उसके अलावा सेम क्लान यानी कि एक ही गोत्र में, ठीक है, मैरिजेस कर लेते हैं तो भी इनको मार दिया जाता है। एक्चुअल में जो कास्टिज्म का सिस्टम है भारत का, उसके मुताबिक जो इंडो जो है एक तरह से इंडोगैमी, इंडोगैमी, ठीक है, इन कास्ट और एक्सोगैमी इन क्लान, ये दोनों परमिटेड हैं। मतलब कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो इंडो का मतलब क्या होता है? विदिन। इंडो का मतलब क्या होता है?
विद इन कास्ट। ये परमिटेड क्या है, विद इन कास्ट ही मैरिज खाली आप कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं इंडोगैमी मैरिज। क्या है ये, इंडोगैमी मैरिज ही परमिटेड है इंडिया में, यानी विद इन कास्ट मैरिज खाली कर सकते हैं। एक्सोगैमी इन क्लान, एक्सोगैमी इन क्लान का मतलब कि इंटर क्लान मैरिजेस खाली परमिटेड है, विद इन क्लान मैरिज नहीं परमिट है। इंटर क्लान यानी एक आपका क्लान यानी कि गोत्रीय है तो लड़की का गोत्र कुछ और होगा, ठीक है, बट कास्ट सेम होगा। तो कास्ट जो है एक तरह से सेम हो तो उसको कहा जाएगा इंडोगैमी इन कास्ट, यानी इंडोगैमी मैरिजेज यानी कि सेम कास्ट मैरिजेज। क्या हो जाएगा ये, सेम कास्ट मैरिजेज। ये आपका यही आपका एक तरह से बाउंड है कि आप करें सेम कास्ट मैरिज, मतलब इंडोगैमी विद इन द कास्ट। एक्सोगैमी का मतलब आउट ऑफ क्लान, यानी आप अपने क्लान में शादी नहीं कर सकते, अपने गोत्र में शादी नहीं कर सकते, इस गोत्र वाले का शादी दूसरे क्लान में दूसरे गोत्र में करना होगा, तो इसको कहा जाएगा एक्सोगैमी मैरिजेस। और यही खाली इंडिया में परमिटेड है। ये गोत्र का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे मान के चलिए एक कास्ट है, कास्ट कोई भी कास्ट ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि यहाँ वेस्टर्न यूपी की जो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट कास्ट है उसमें एक जाट कास्ट है और एक आपकी गुर्जर है। इनमें बहुत सारे फिर गोत्र होते हैं, क्या होते हैं, गोत्र। तो उनकी गोत्र ये क्या हो गई, एक कास्ट हो गई, एक जाट कास्ट हो गई। इनमें बहुत सारे गोत्र पाए जाते हैं। उन गोत्र को अगर हम देखते हैं, जैसे जाट में क्या है, कोई प्रधान, कोई बालियान है ना, कोई चौधरी, कोई मलिक, इस तरह से मतलब इनके फिर ये गोत्र, ये सारे क्या हो गए, गोत्र हो गए, यानी कलाम। गोत्र का मतलब कि कलाम। ऐसे गुर्जर में कोई भड़ाना, कोई प्रधान, कोई खारी, ये सब गोत्र हैं गुर्जरों के। तो ये जो गोत्र हैं, तो इस गोत्र वाले को इस गोत्र के साथ शादी कर सकता है, ये गोत्र वाला इसके साथ शादी कर सकता है, लेकिन कास्ट सेम होगी। ऐसे ही ये बालियान चौधरी क्या शादी करेगा, बालियान क्या शादी नहीं कर सकता। चौधरी मलिक क्या करेगा, मलिक बालियान क्या करेगा, लेकिन कास्ट सेम होगा, बट गोत्र दूसरा होना चाहिए। तो इसी को मैंने कहा विद इन द कास्ट एंड आउट ऑफ क्लान, ठीक है, यानी कि क्लान के बाहर शादी होगी, ये दूसरी क्लान, ये दूसरी क्लान, बट कास्ट सेम होगा। तो इस तरह की चीजों की वजह से आपको यहाँ पे ऑनर किलिंग देखे जा सकते हैं। उसके अलावा वीमेन राइट्स जो है, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब एक तरह से चैलेंजेस हैं। और जब इस तरह की एक्टिविटीज होती है तो वहाँ पे खफ पंचायत का एक कॉन्सेप्ट भी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑनर किलिंग के अलावा जो है वीमेन, अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा वीमेन सोशल टेंशंस में। पहला पॉइंट तो आपका ऑनर किलिंग हो गया, सोशल नंबर पे जो है वीमेन से राइट्स। वीमेन राइट्स की अगर बात की जाए इस एरियाज में, तो उनकी जो फ्रीडम है, वो चॉइस है, उसको हमेशा क्रश किया गया। और किसके द्वारा क्रश किया गया, जो खप पंचायत होती है। खप पंचायत का मतलब कास्ट काउंसिल, कास्ट बेस एक काउंसिल बना रखा है लोगों ने, हर कास्ट ने अपनी अपनी काउंसिल बना रखा है, और उस काउंसिल का डिक्टेट यानी ऑर्डर ऑफ फरमान चलता है, ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, और उसी को ही फॉलो करके करना होगा। अदरवाइज आपको उस कास्ट से बेघर कर दिया जाएगा, बाइकआउट कर दिया जाएगा, हुक्का पानी बंद हो जाएगा। तो इसको इस तरह से कुछ लिखा जाएगा कि वीमेन्स राइट, जैसे कि वीमेन्स चॉइसेस एंड फ्रीडम्स आर अंडरमाइंड बाय द डिक्टेट ऑफ खफ पंचायत। खफ पंचायत का जो ऑर्डिनेंस होता है, जो डिक्टेट होता है, वो उसको रूइन करता है, उनकी फ्रीडम्स को, उनकी चॉइसेस को, और उनको अपनी आज़ादी नहीं होती है महिलाओं को उस एरिया में, ठीक है। खप पंचायत को ऐसा समझिए, कास्ट काउंसिल कह लीजिए आप, थोड़ी समझने में आसानी हो जाएगी। ये कास्ट काउंसिल होती है वहाँ पे उस इलाके में। उसके अलावा क्या है कि देखिए, हाँ, अगला पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस एरिया में आप ये चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे कम्युनल राइट्स बहुत फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, कम्युनल राइट्स। तो कम्युनल राइट्स जो है टाइम टू टाइम यहाँ पे घटनाएं कम्युनल राइट्स की देखी जा सकती हैं।
और कम्युनल राइट्स जो है कोई ऐसा शहर नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि जो पिछले 50 सालों में वहाँ पे बड़ी बड़ी कम्युनल राइट्स ना हुई हों। जैसे कि देखते हैं हम इसको अगले पॉइंट्स को, कम्युनल राइट्स वाले पॉइंट्स को, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सी नंबर हो जाएगा, कम्युनल राइट्स। ठीक है, फ्रीक्वेंटली अकर्ड इन अर्बन पॉकेट्स। अर्बन एरियाज में कम्युनल राइट्स से बहुत ही ज्यादा मतलब कि देखी गई है हाल के दिनों में, और ये होती रहती है कम्युनल राइट्स। जैसे कि देखिए मेरठ में कम्युनल राइट्स हुई थी कोई 1987 में, हाशिमपुरा का है जो कम्युनल राइट्स कहलाता है। उसके अलावा जो है मुजफ्फरनगर में कम्युनल राइट्स हुई थी। जो मुजफ्फरनगर की कम्युनल राइट्स है वो 2013 में हुई थी। और उसके अलावा जो है मुरादाबाद में बहुत बड़ी कम्युनल राइट्स हो चुकी है, 2014 में शायद हुई थी यहाँ पे कम्युनल राइट्स। उसके अलावा जो है अलीगढ़ में बहुत बार जो है 2004 या 5 में कब की बहुत बड़ा लेवल पे कम्युनल राइट्स हुई थी यहाँ पे। तो इस तरह से कम्युनल राइट्स जो है यहाँ पे रिकॉर्ड्स किए गए हैं और बहुत बार देखे गए हैं। और उसके बाद हमारा जो इसी से संबंधित अगला पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स हो गया आपका ऑनर की, ये मतलब कि सोशल टेंशन का ये पॉइंट था हमारा। सीरियल नंबर के क्या था, सोशल टेंशन। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारा 3rd नंबर का आ जाएगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी बहुत सारे यहाँ पे समस्याएं हैं, बहुत सारी मतलब कि देखिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन है अपने साथ जिस तरह से बहुत सारा बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स दिया लोगों को, ये समस्याएं भी बहुत सारी खड़ी किया। तो उसी को खाली हम पॉइंट्स वाइज में देखते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं उसको डायरेक्टली कि इतना ज़्यादा वहाँ के किसान ज़मीन से पानी ले करके सिंचाई करते हैं कि जिसकी कारण क्या है कि ज़मीन का जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लेट होने लगा है, सूखने लगा है। तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा। नंबर 1 नेक्स्ट पॉइंट आपका डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर या अंडरग्राउंड वाटर। कारण क्या है आपका, एक्सेसिव वाटर एक्सट्रैक्टेड फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के लिए यहाँ के किसान बहुत ज्यादा पानी जमीन से खींच के निकाल लेते हैं, जिसके कारण क्या है कि हम एक डेटा पढ़े थे कोई कि अगर खाली मतलब कि जैसे ताजमहल है, ताजमहल की हाइट उसके मीनारे कितने बड़े हैं, कितने ऊंचे हैं। डाउन टू अर्थ का एक कोई न्यूज़ था, कहीं हमने पढ़ा था, मैगजीन एक आती है, तो उसमें यह देखा गया कि पूरे आगरा का जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट्स का, पूरे आगरा के एरिया को ले लिया जाए, सिटी नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट्स के एरिया को, और जो उसके मीनारे हैं उनकी हाइट तक ले लिया जाए, तो इतना वाटर खाली यूपी के लोग ही निकाल लेते हैं ग्राउंड से खेती करने के लिए। अब सोचिए कितना ज्यादा पानी जो है। दूसरी जगह मैंने ये पढ़ा वेस्ट यूपी के बारे में, जैसे मान के चलिए कि ग्राउंड में 10 यूनिट्स वाटर है, कितना है 10 यूनिट्स वाटर है, तो 8 यूनिट वाटर ये लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं सिंचाई करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और उसके अलावा जो है ये एग्रीकल्चर के लिए जिस तरह से पानी ये बहाते हैं, फ्लड इरिगेशन वगैरह करते हैं, तो उसी में ये कह सकते हैं एंड एक्सेसिव या मिसयूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सब्सिडाइज रेट पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है या फ्री में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलती है, तो ये किसान जो है अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी को भी वो मतलब एक तरह से करते हैं। एक्सेस यूज ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा, एक्सेस यूज ऑफ केमिकल्स। खेती में बहुत सारे केमिकल्स भी यूज होते हैं, उन केमिकल्स को हम फर्टिलाइजर की शक्ल में देख सकते हैं, तो केमिकल फर्टिलाइजर कहते हैं। तो इसी तरह से हो जाएगा ये फर्टिलाइजर। बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर भी किसान वहां के यूज करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है। उसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स वगैरह के लिए केमिकल यूज होता है, पेस्टिसाइड्स के अलावा जो है आपका प्रिजर्वेटिव्स के लिए भी केमिकल यूज करते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं हार्मफुल है और ये पूरे वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इंक्रीजिंग सैलिनिटी, मतलब सॉइलिनिटी एंड अल्कालिनिटी। सॉइल की जो सैलिनिटी है वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ती चली जा रही है। किसान का जो प्रचलन है इस टाइम मोनोक्रॉपिंग की तरफ किसान मूव कर रहे हैं, ज्यादातर एक सिलेक्टेड क्रॉप्स को ही उगाते हैं क्योंकि उनपे एमएसपी जहां पे ज्यादा बेटर मिलता है, जहां पे इंश्योर्ड प्राइस मिलता है एमएसपी का, इसलिए मोनोक्रॉपिंग की प्रैक्टिसेस बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पे डाइवर्सिटी क्रॉप्स की घटती चली जा रही है। और उसके अलावा यहाँ के किसानों की अपनी पर्सनल भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि डिलेड पेमेंट बाय द शुगर मिल। ठीक है, डिलेड पेमेंट एक किसान की हमने केस स्टडी पढ़ी थी, उसने ये बताया वेस्ट यूपी के किसान की कि 2009-10 यानी आज के 15 साल पहले हमको शुगर कैन प्रोडक्शन करने में, शुगर कैन जो प्रोडक्शन की कॉस्टिंग कितना परसेंट बढ़ गई है, 74% जो है शुगर कैन की कॉस्टिंग बढ़ गई है। यानी कि शुगर कैन पैदा करने में 2010 के मुकाबले में, 9 के मुकाबले में आज के समय 74% कॉस्टिंग ज्यादा लगता है। इनपुट कॉस्ट जो है शुगर कैन पैदा करने में, ये क्या है, इनपुट कॉस्ट है, कितना बढ़ गया है वेस्ट यूपी के किसानों की शुगर कैन को प्रोडक्शन करने में। इनपुट कॉस्ट जो है शुगर कैन प्रोडक्शन की जो कॉस्टिंग होगी वो 74% बढ़ी है, जबकि इनके यहाँ जो प्राइस है बेचते हैं जब शुगर मिल को, उस लेवल पे नहीं बढ़ी, मात्र 10 से 20% ही प्राइस बढ़ी होगी। तो इनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट हुआ, प्रॉफिट का लेवल बहुत ज्यादा घटा। ये इनपुट कॉस्ट जो बढ़ा उसका कारण क्या है कि जैसे खाद बहुत महंगा हुआ इधर हाल के दिनों में, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वगैरह थी वो कुछ कम हुई है। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, यानी कि जो एनर्जी वगैरह की जो जरूरत पड़ती है, यानी कि डीजल पेट्रोल के भाव बहुत ज्यादा स्काई रॉकेटिंग्स हैं। तो इन सारे कारणों से इनका इनपुट कॉस्ट खाली नॉट ओनली शुगर, सारे क्रॉप्स में बढ़े। और ये एक समस्या है जो कि यहाँ के किसान जो है देख रहे हैं या फेस कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जब ये डिलेड पेमेंट बाय द शुगर मिल, तो कभी कभी टाइम टू टाइम इनको जो है लोन लेना पड़ता है, और उसके लिए फार्मर्स जो है उनको जो इनफॉर्मल सोर्स होता है लोन का, उसके थ्रू जैसे लोकल महाजन वगैरह होते हैं उनसे ये लोन ले लेते हैं, जिसके कारण क्या है कि वो उसमें बहुत हाई लेवल रेट पे वो लोन देते हैं। तो डिलेड पेमेंट बाय द शुगर मिल, उसके कारण ये होता है कि इट फोर्स्ड फार्मर्स टू बारो फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर, है ना, इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब कि जैसे जो लोकल महाजन वगैरह होते हैं आसपास के बनिया या लाला टाइप लोग, उनसे ये लोन ले लेते हैं जो कि बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे होता है, और जिसके कारण ये उसी डेब्ट में, उसी कर्ज में दबते चले जाते हैं। और कभी कभी बैंक से भी ले लेते हैं, और ये नेचर बेस्ड एक तरह से एग्रीकल्चर का पूरा सिस्टम है, और उनका लॉस इतना होता है कि वो सुसाइड वगैरह की भी केसेस देखे जाते हैं इस एरियाज में। तो फार्मर सुसाइड जो है ये भी एक तरह से प्रचलन में है यहाँ पे। तो फार्मर सुसाइड कैन बी सीन जो है, ये भी हम लिख सकते हैं पॉइंट्स। फार्मर सुसाइड, नेक्स्ट पॉइंट आपका ई के बाद एफ हो जाएगा आपका फार्मर सुसाइड। ठीक है, आल्सो रिकॉर्डेड इन द रीजन, या मतलब कि उसको भी देखा जाता है। उसके अलावा एक समस्या अभी हाल के दिनों में और देखी गई है, जो नई और चैलेंजिंग समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, कि जो छुट्टे जानवर होते हैं, खुले हुए जानवर, वो किसानों की फसल को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने कोई उन पे लगाम या कोई रेगुलेशन नहीं बनाया है। तो मीनेस आप जो है स्ट्रे कैटल्स कह सकते हैं इस पॉइंट्स को, मीनेस ऑफ स्ट्रे कैटल्स, जो छुट्टा जानवर जिसे कहते हैं, स्ट्रे मतलब छुट्टा जानवर, खुला जानवर,
वो जाकर के एक साथ पूरी पूरी तिहाई पूरी जो उनकी फसल होती है तबाह बर्बाद कर दे रही है। और कोई भी ना तो गौशाले में उसको कैद करते हैं, ना तो कोई इस तरह से कोई मैनेजमेंट है प्रॉपरली, तो किसानों को मेनली सफ़र करना पड़ता है उसका। और हमने यहाँ पे आज वेस्ट यूपी से रिलेटेड जो भी बातें थी हमने डिस्कस कर ली, और यहीं पे हमें ख़त्म करते हैं इस टॉपिक्स को। हमारा जो अगला टॉपिक्स होगा वो इनोवेशन और स्टार्टअप से रिलेटेड हो गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।